हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज मैं तुम लोगों के लिए एक ऐसी स्टोरी लेकर आया हूँ ना, जिसे देखने के बाद तुम सिर्फ एक ही बात बोलोगे, भाई ये बंदा इंसान है या चलता फिरता डिजास्टर। मतलब तुमने बहुत सारे एनीमे और मानहवा देखे होंगे जहाँ मेन कैरेक्टर शुरुआत में बहुत वीक होता है, हर किसी से पिटता है, स्कूल में बुली होता है, फिर अचानक उसे कोई सिस्टम मिल जाता है या कोई हिडन पावर अनलॉक हो जाती है और उसके बाद वो बन जाता है एक ओवर पावर्ड मॉन्स्टर। लेकिन क्या तुमने कभी किसी ऐसे कैरेक्टर के बारे में सुना है जो इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका हो कि वो अपनी ही पावर्स से बोर हो गया हो? सीरियसली भाई अपना एमसी डिप्रेशन में चल रहा है क्योंकि उसके लेवल का लड़ने वाला कोई बचा ही नहीं। और यहीं से शुरू होती है हमारी आज की नई कहानी। लेकिन उससे पहले अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करना। तो चलो बिना किसी बकवास के शुरू करते हैं आज की नई कहानी को। करीब 3 मिलियन साल पहले धरती पर इंसानों के पूर्वज रहा करते थे। उन्हीं के बीच एक ऐसा इंसान था जो लड़ाई के लिए पूरी तरह क्रेजी था। बाकी लोग खाना ढूंढते थे, जिंदा रहने की कोशिश करते थे, लेकिन ये आदमी सिर्फ एक चीज चाहता था, फाइट। उसके लिए लड़ाई ही जिंदगी थी। समय बीतता गया, उसके सारे साथी मर गए, सभ्यताएं खत्म हो गईं, लेकिन स्ट्रेंजली वो नहीं मरा। सदियां गुजरती गई और वो लगातार और ज्यादा स्ट्रांग होता गया। समय उसका कुछ बिगाड़ ही नहीं पाया। हजारों सालों तक सिर्फ दो चीजें उसे जिंदा रखे हुए थीं, हंटिंग और फाइटिंग। वही दो चीजें थी जो उसे अभी भी अलाइव होने का एहसास दिलाती थीं। धीरे धीरे उसकी बॉडी भी बदलने लगी, उसका एग्जिस्टेंस इंसानों से अलग होता गया और आखिरकार उसने हर दुश्मन को हराकर देवताओं की दुनिया में सबसे ऊंची जगह हासिल कर ली। रैंक 1, मूव द अर्थ गॉड। हम देखते हैं कि एक विशाल पत्थर के बने सिंहासन पर एक आदमी बैठा हुआ है। सिर्फ उसकी प्रेजेंस से पूरा डिवाइन रियल्म कांप रहा है। उसने सारे मॉन्स्टर्स खत्म कर दिए, दूसरे गॉड्स को हरा दिया, पूरा ब्रह्मांड जीत लिया। अब उसके पास करने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। मुंह अपनी आंखें बंद करके डीप सांस लेता है और फिर अचानक अपना पैर जमीन पर मारता है। बूम! पूरा डिवाइन रियल्म हिल जाता है। उसकी आवाज सीधे दूसरे प्लैनेट तक पहुंचती है, प्लैनेट एल्मर, जहां रहता है रैंक 2 गॉड ल्यूसिफर, द गॉड ऑफ एल्मर। ल्यूसिफर इरिटेट होकर बोलता है, ये क्रैप फिर से। सीन वापस मुंह पर आता है। वो बोल्ड एक्सप्रेशन के साथ सोचता है, मैं सबके साथ लड़ चुका हूँ, अब यहाँ कोई नहीं बचा जो मुझे एक प्रॉपर फाइट दे सके। मेरी लास्ट सीरियस फाइट को 1000 साल हो गए। और फिर वो सोचता है, हद से ज्यादा स्ट्रांग होना भी अपने आप में एक कर्स है। कुछ देर सोचने के बाद उसके दिमाग में एक डेंजरस आइडिया आता है और फिर अचानक वो खड़ा होकर बोलता है, वेट, अगर प्रॉब्लम मेरी स्ट्रेंथ है तो मुझे खुद ही वीक बन जाना चाहिए। और फिर वो खुद ही बोलता है, क्या मैं जीनियस हूँ? उसका प्लान बहुत सिंपल था, एक वीक ह्यूमन बॉडी लेकर धरती पर जाना और वहाँ किसी वर्दी अपोनेंट को ढूंढना। मुंह जोर से चिल्लाता है, योंगलिंग। अचानक आसमान फटने लगता है और एक विशाल ड्रैगन उड़ता हुआ नीचे उतरता है। पूरा आसमान उसकी ऑरा से भर जाता है। वो था योंगलिंग, म्यू का सेक्रेटरी, बॉडीगार्ड और बेसिकली उसका बेबी सिटर। योंगलिंग झुककर बोलता है, आपने मुझे बुलाया मेयर लॉर्ड? मुंह कैजुअली बोलता है, मेयर जाने के बाद इस जगह को गार्ड करना। योंगलिंग पहले कंफ्यूज होता है, फिर शॉक। जाने के बाद तभी वो तुरंत एक बाइंडिंग स्पेल कास्ट करता है ताकि मुंह को रोक सके। लेकिन भाई ये मुंह है, रैंक 1 गॉड। मुंह उस स्पेल को ऐसे घसीटते हुए आगे बढ़ता है जैसे वो कोई स्पाइडर वेब हो। योंगलिंग पैनिक होकर बोलता है, मेयर लॉर्ड, कुछ ही दिनों में सभी गॉड्स की मीटिंग होने वाली है। मुंह बोलता है, तो क्या? योंगलिंग ऑलमोस्ट रोते हुए बोलता है, अगर आप बिना बताए गायब हो गए तो वो सब मुझे मार डालेंगे। लेकिन मुंह को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो एक झटके में पूरा बाइंडिंग स्पेल तोड़ देता है और बोलता है, तो फाइट करो मुझसे। ये सुनते ही योंगलिंग की आत्मा शरीर छोड़ने वाली हो जाती है। वो तुरंत बोलता है, सेफ ट्रैवल्स मेरे लॉर्ड। अब मुंह धरती पर एक सूटेबल ह्यूमन बॉडी ढूंढने लगता है। तभी उसे एक परफेक्ट कमजोर बॉडी मिलती है। उसके चेहरे पर एक क्रीपी स्माइल आती है और वो बोलता है, परफेक्ट। लेकिन तभी योंगलिंग नोटिस करता है कि मुंह सिर्फ अपनी सोल नहीं, अपनी ओरिजिनल बॉडी भी छोड़ रहा है। योंगलिंग घबराकर चिल्लाता है, मेयर लॉर्ड, आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर आपकी ओरिजिनल बॉडी को कुछ भी हुआ तो आपकी सोल भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। लेकिन मुंह सिर्फ मुस्कुराता है, चिंता मत करो, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। और अगले ही पल वो अपनी सोल को धरती पर भेज देता है। योंगलिंग बस हेल्पलेस होकर देखता रह जाता है। सीन शिफ्ट होता है अर्थ पर, जहाँ एक स्टूडेंट अपने फोन पर एनीम देख रहा है। उस एनीम में हीरो डीमन लॉर्ड को हराकर हैप्पी एंडिंग अचीव कर लेता है। वो स्टूडेंट बोर्ड होकर बोलता है, तो इसे क्या ओवरपावर्ड एमसी स्टोरीज की एंडिंग ऐसी होती है? उस स्टूडेंट का नाम था होली। और भाई इस बंदे का नाम सुनकर ही मुझे डाउट हो गया था। होली अचानक अपना फोन छत से नीचे फेंक देता है और उदास होकर बोलता है, अब मैं बिना रिग्रेट्स के मर सकता हूँ।
और ये बोलकर वो सच में बिल्डिंग से कूद जाता है। हवा में गिरते हुए वो आखिरी बार चिल्लाता है, अगर गॉड्स सच में एग्जिस्ट करते हैं तो मुझे किसी दूसरी दुनिया में भेज दो। और जैसे ही वो जमीन से टकराता है उसकी सोल स्विच हो जाती है सीधे मुंह के साथ। मुंह अचानक आंखें खोलता है, आए ये क्या हुआ। सीन वापस डिवाइन रियल्म पर जाता है जहां होली की सोल पहुंच चुकी होती है और उसके सामने खड़ा होता है योंगलिंग। दोनों एक दूसरे को कंफ्यूज्ड होकर देखते हैं और एक साथ बोलते हैं, तुम कौन हो। और यहाँ सॉल स्विफ्ट हुए होली का शरीर जैसे ही जमीन पर गिरता है पूरा शरीर बुरी तरह टूट जाता है, चारों तरफ खून फैल जाता है। लोग डर के मारे चिल्लाने लगते हैं, लेकिन तभी जमीन पर पड़ा हुआ मुंह धीरे से आंख खोलता है और मुस्कुराते हुए बोलता है, वाह क्या शुरुआत है ब्रो। बंदा मरने के बाद भी एंट्री का मजा ले रहा है। मुंह उठने की कोशिश करता है लेकिन होली का शरीर इतना कमजोर होता है कि उसका दिल धड़कना बंद हो जाता है। अब अगर कोई नॉर्मल इंसान होता तो वहीं खत्म हो जाता, लेकिन भाई ये मुंह है। ये इंसान लाखों सालों तक लड़ते लड़ते अपने शरीर के हर हिस्से को कंट्रोल करना सीख चुका था। वो अपनी हर मसल को कंट्रोल कर सकता था, यहाँ तक कि अपने दिल को भी। और फिर मुंह अपनी आंखें बंद करता है और अपने दिल को जबरदस्ती दोबारा धड़काना शुरू कर देता है। धीरे धीरे उसका हार्ट फिर से काम करने लगता है और उसके बाद वो अपने शरीर के दर्द को भी कंट्रोल कर लेता है। वो धीरे धीरे जमीन से उठता है। उसके शरीर से अभी भी खून बह रहा होता है, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी डेंजरस स्माइल होती है। फिर वो आसमान की तरफ देखते हुए बोलता है, कई सदियां बीत गई जब मैंने इतना खून बहाया था। भाई इमेजिन करो, हम लोग छोटी सी चोट में रोने लगते हैं और ये बंदा नॉस्टैल्जिक हो रहा है। मुंह फिर चलना शुरू करता है और बोलता है, अब मुझे अपने बेस तक पहुंचना होगा। लेकिन सिर्फ 2 कदम चलने के बाद ही धड़ाम वो सीधा जमीन पर गिर जाता है। फिर गुस्से में बोलता है, ये शरीर इतना कमजोर क्यों है। किसी तरह वो लड़खड़ाते हुए होली के घर तक पहुंच जाता है। घर पहुंचने के बाद न्यू होली की सारी मेमोरीज देखना शुरू करता है और जितना ज्यादा वो मेमोरीज देखता है उतना ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। उसे पता चलता है कि होली की पूरी जिंदगी सिर्फ दर्द से भरी हुई थी। उसका सिर्फ एक फैमिली मेंबर था और वो भी उससे दूर रहता था। स्कूल में हर कोई उसे परेशान करता था, कोई भी उसका दोस्त नहीं था। वो हर दिन सिर्फ मार खाने स्कूल जाता था। लेकिन सबसे डेंजरस बात ये थी कि मुंह ये सब देखकर दुखी नहीं होता, उल्टा खुश हो जाता है, क्योंकि उसके दिमाग में सिर्फ एक चीज चल रही थी, मतलब मुझे यहाँ बहुत सारी फाइट्स मिलने वाली हैं ब्रो। इस आदमी की प्रायोरिटीज ही अलग हैं। एक्साइटमेंट में मुंह हवा में एक पंच मार देता है, लेकिन अगले ही पल उसके पूरे हाथ की मसल्स में भयंकर दर्द शुरू हो जाता है और फिर उसके चेहरे पर एक बड़ी और खतरनाक स्माइल आ जाती है, क्योंकि उसे याद आता है कि आखिरी बार उसे मसल पेन 1000 साल पहले हुआ था। यानी ये बंदा सच में मॉन्स्टर है। अब सीन शिफ्ट होता है अगली सुबह पर, जहां होली गिरा था वहां पुलिस खड़ी होती है। पूरा एरिया बंद किया गया होता है। एक पुलिस वाला नीचे पड़े खून को देखकर बोलता है, इतना सारा ब्लड, लेकिन बॉडी कहाँ गई। और दूसरी तरफ अपना मुंह फुल चिल मूड में सीटी बजाते हुए स्कूल जा रहा होता है। जैसे ही वो क्लास के दरवाजे तक पहुंचता है, धड़ाम वो गुस्से में दरवाजा इतनी जोर से खोलता है कि दरवाजा वापस उसके मुंह पर आकर लग जाता है। पूरी क्लास उसे घूरने लगती है। तभी एक बुली अपने फोन से नजर उठाकर बोलता है, अरे तू अभी तक जिंदा है। मुंह धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगता है और उसके चेहरे पर वही डेंजरस स्माइल वापस आ जाती है। क्लास के स्टूडेंट्स सोचने लगते हैं, आज तो होली की बहुत बुरी पिटाई होने वाली है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि आज हंटर नहीं मॉन्स्टर आया है। बुल्ली बिना कुछ सोचे मुंह को एक जोरदार थप्पड़ मार देता है और यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बन जाती है, क्योंकि मुंह का एक रूल था, जब तक सामने वाला पहले अटैक ना करे मैं हाथ नहीं उठाता। मुंह धीरे से मुस्कुराता है और अगले ही पल धाड़ मुंह एक इतना खतरनाक पंच मारता है कि बुली का पूरा चेहरा हिल जाता है। पूरी क्लास शॉक में खड़ी रह जाती है, लेकिन पंच मारते ही मुंह की मसल्स में दर्द शुरू हो जाता है। वो अंदर ही अंदर सोचता है, ये शरीर तो बहुत ज्यादा कमजोर है। तभी टीचर क्लास में आते हुए चिल्लाता है, तुम दोनों क्या कर रहे हो। लेकिन अब पूरी क्लास फाइट देखने में बिजी होती है। बुली अपनी इंसल्ट सहन नहीं कर पाता और गुस्से में मुंह की तरफ पंच मारते हुए भागता है। मुंह डॉज करने की कोशिश करता है, लेकिन ये बॉडी प्रॉपरली मूव ही नहीं कर पा रही होती। तब मुंह सोचता है, ठीक है मना यूज कर लेता हूं, लेकिन अगले ही सेकंड उसे याद आता है, 1 मिनट, अर्थ पर तो मना है ही नहीं। और फिर उसके दिमाग में एक और डेंजरस आइडिया आता है।
अगर हाथ और मैजिक काम नहीं कर रहे तो सिर से रोकूंगा ब्रू व्हाट दैट। मुंह सच में उस पंच को अपने सिर से रोक लेता है और इम्पैक्ट इतना डेंजरस होता है कि बुली के हाथ की हड्डियां क्रैक हो जाती हैं। आह, बुली दर्द से चिल्लाने लगता है और मुंह हंसते हुए बोलता है, इससे पहले कि ये दोबारा अटैक करे मैं फिनिश कर देता हूं। इतना बोलकर मुंह अचानक आगे बढ़ता है और धड़ाम, एक जोरदार हेडबट सीधे बुली के पेट में मार देता है। बुली दर्द से नीचे झुक जाता है लेकिन मुंह रुकता नहीं। वो दूसरा हेडबट सीधे उसके जॉ पर मार देता है और उसी पल बुली बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। पूरी क्लास शॉक में खड़ी रह जाती है। किसी को समझ ही नहीं आता कि रोज मार खाने वाला वीक होली अचानक इतना डेंजरस कैसे बन गया। और तभी मुंह नीचे पड़े बुली को देखते हुए मुस्कुराता है। उसकी आंखों में एक्साइटमेंट साफ दिखाई दे रही होती है। वो धीरे से बोलता है, हाँ, यही एड्रेनालाइन रश मुझे चाहिए था। और उसके चेहरे पर फिर वही खतरनाक स्माइल आ जाती है। बुल्ली बेहोश होकर जमीन पर पड़ा होता है जबकि मुंह बिल्कुल शांत खड़ा होकर उसे देख रहा होता है। सबको लगता है कि फाइट यहीं खत्म हो चुकी है, लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने भी कल्पना नहीं की होती। मुंह धीरे धीरे उस बुली के पास जाता है, उसकी तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है, थैंक्स। और अगले ही पल वह उस बुली का एक कान काट लेता है। यह नजारा देखते ही पूरी क्लास सन्न रह जाती है। हर स्टूडेंट की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। किसी को समझ ही नहीं आता कि अभी अभी हुआ क्या है। सब डर के मारे एक दूसरे की तरफ देखते हैं और धीरे से कहते हैं, क्या इसने सच में उसका कान काट लिया? पूरे क्लासरूम में एकदम खामोशी छा जाती है। सिर्फ स्टूडेंट्स की तेज धड़कनों की आवाज सुनाई दे रही होती है। उधर मुंह बिल्कुल सामान्य तरीके से अपने मुंह पर लगा खून साफ करता है, आराम से खड़ा होता है और हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, बहुत समय हो गया इतना मजा आए हुए। यही हमें मुंह के बारे में एक बहुत ही दिलचस्प बात पता चलती है। जब भी मुंह किसी ऐसे अपोनेंट से लड़ता है जो उसे सच में चैलेंज दे, उसे एक्साइट करे और उसे एक यादगार बैटल मिले, तो वह उस अपोनेंट के शरीर पर हमेशा के लिए एक निशान छोड़ देता है। लेकिन उसके लिए यह निशान किसी बेइज्जती का नहीं बल्कि सम्मान और अप्रिसिएशन का प्रतीक होता है। हालांकि यह सम्मान हर किसी को नहीं मिलता, सिर्फ वही लोग इसके हकदार होते हैं जो मुंह को अपनी पूरी ताकत से टक्कर दे सकें। उसकी पुरानी दुनिया में इसे बहादुरी और ताकत की निशानी माना जाता था, लेकिन अर्थ पर लोग इसे सिर्फ एक ही नाम देते हैं, पागलपन। उधर पूरे स्कूल में यह खबर जंगल की आग की तरह फैल जाती है। हर क्लासरूम में सिर्फ इसी बात की चर्चा हो रही होती है। सब एक ही बात दोहरा रहे होते हैं। 2 सेकंड ईयर स्टूडेंट्स की फाइट हुई और उनमें से एक ने दूसरे का कान ही काट लिया। कुछ स्टूडेंट्स को इस बात पर यकीन ही नहीं होता। अभी कहानी का सीन स्कूल की छत पर शिफ्ट होता है, जहां हमें एक बिल्ली दिखाई देती है। लेकिन एक मिनट, उस बिल्ली का भी एक कान कटा हुआ होता है। मतलब क्या इस बिल्ली की भी कभी मुंह से फाइट हुई थी या फिर यह सिर्फ एक कोइंसिडेंस है? फिलहाल ऑथर इस मिस्ट्री का जवाब नहीं देता और कहानी वापस स्कूल की तरफ लौट आती है। मुंह चुपचाप खड़ा होकर देख रहा होता है कि घायल बुली को एम्बुलेंस में हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। यह देखकर वह काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि उसकी पुरानी दुनिया में इतनी जल्दी इलाज मिलना लगभग नामुमकिन था। लेकिन अर्थ पर घायल इंसान को तुरंत मेडिकल हेल्प मिल जाती है। यह बात उसके लिए काफी हैरान करने वाली होती है, लेकिन उसकी यह जिज्ञासा ज्यादा देर तक नहीं टिकती, क्योंकि अगले ही पल क्लास टीचर उसके पीछे आ जाते हैं और गुस्से में जोर से चिल्लाते हैं, ओली मेरे ऑफिस में चलो अभी के अभी। भाई, अब तो लग रहा था कि मुंह की जबरदस्त क्लास लगने वाली है। सीन सीधा टीचर के ऑफिस में शिफ्ट हो जाता है। टीचर गुस्से से लाल होते हुए कहते हैं, तुम अपने ही क्लासमेट के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? इतना कहकर वह गुस्से में एक किताब उठा लेते हैं, जैसे अब मुंह को मारने ही वाले हों। लेकिन इधर मुंह के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ जाती है। वह मन ही मन सोचता है, हाँ मारो मुझे। यही हमें उसकी पर्सनालिटी का एक और खतरनाक पहलू देखने को मिलता है। मुंह कभी भी खुद से फाइट शुरू नहीं करता, लेकिन अगर सामने वाला पहला हमला कर दे तो फिर वह उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ता। खुद को शांत करते हैं और कहते हैं, सच में मैं तुमसे बात ही क्यों कर रहा हूँ। इसके बाद टीचर सीधा आदेश देते हैं, कल अपने पेरेंट्स को स्कूल लेकर आना। और सिर्फ इतना ही नहीं,
आज के लिए तुम्हें स्कूल से डिसमिस्ड किया जाता है। सच कहूँ, अच्छा हुआ टीचर ने मुंह पर हाथ नहीं उठाया, वरना शायद उनकी ही हालत खराब हो जाती। लेकिन इतनी बड़ी पनिशमेंट मिलने के बाद भी मुंह बिल्कुल उदास नहीं होता, उल्टा उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है, जैसे उसके लिए यह पनिशमेंट भी किसी रिवॉर्ड से कम न हो। इसके बाद मुंह घर की तरफ जाते हुए मन ही मन सोचता है, अर्थ पर मना नहीं है, इसलिए मुझे अब तीसरे और चौथे स्टेज की ताकत के बिना लड़ने की आदत डालनी होगी। यानी अब उसे अपनी असली शक्ति के बिना ही हर लड़ाई जीतना सीखना होगा। कुछ ही देर बाद मुंह अपने घर पहुंचता है, बिस्तर पर लेट जाता है और सोचता है, इस शरीर को पूरी तरह रिकवर होने में अभी समय लगेगा, तब तक क्यों न मैं वहां होकर आऊं। इतना सोचते ही उसकी आत्मा दोबारा गॉड्स रियल्म में पहुंच जाती है और वह अपनी ओरिजिनल बॉडी में लौट आता है। चारों तरफ नजर डालते हुए वह मुस्कुराकर कहता है, आखिरकार मैं फिर से योंगलिंग में वापस आ गया। लेकिन तभी उसकी नजर एक हैरान कर देने वाले दृश्य पर पड़ती है। वह देखता है कि होली की सोल योंगलिंग ड्रैगन के ऊपर चढ़ी हुई है और दोनों एक दूसरे से जूझ रहे हैं। कुछ ही देर बाद होली ड्रैगन के ऊपर से कूदकर सीधे मुंह के पास आता है और उत्साह से कहता है, ये ड्रैगन मुझे दे दो। क्या आपने मुझे इसलिए सम्मन किया था ताकि मुझे किसी दूसरी दुनिया में भेज सकें? अगर ऐसा है तो साथ में ये ड्रैगन फ्री गिफ्ट की तरह भी दे दीजिए। मन ही मन वह सोचने लगता है, अगर ये ड्रैगन मुझे मिल गया तो मैं तो सीधा ओवरपावर्ड मेन कैरेक्टर बन जाऊंगा। यह सोचकर वह खुद ही हंसने लगता है, लेकिन अगले ही पल मुंह अपने मैजिकल हैंड से होली को पकड़ लेता है और उसे कहीं ले जाने लगता है। घबराकर होली चिल्लाता है, अरे ये क्या कर रहे हो, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? तभी कैमरा मुंह के चेहरे पर जूम करता है। उसके चेहरे पर वही रहस्यमयी मुस्कान लौट आती है। वह शांत आवाज में कहता है, तुम्हें दूसरी दुनिया में भेजने। इतना कहते ही सीन बदल जाता है। अब हमें दिखाई देता है ल्यूसिफर रियल, जहाँ दूर दूर तक फैला एक विशाल और भव्य पैलेस नजर आता है। इसी पैलेस के बाहर मुंह की एंट्री हो चुकी होती है। जैसे ही ल्यूसिफर को उसके आने का पता चलता है, वह बिना कुछ सुने ही तुरंत मना कर देता है। तभी ड्रैगन लिंग हैरानी से कहता है, हमने तो अभी अपनी बात भी नहीं रखी, फिर तुमने पहले ही मना क्यों कर दिया? बीच में ही मुंह बोल पड़ता है, हाँ मैं यही करने आया हूँ, मैं इस बच्चे को तुम्हारी दुनिया में भेजना चाहता हूँ, अब गेट खोलो। ल्यूसिफर पीछे मुड़कर गंभीर आवाज में कहता है, तुमने ये फैसला खुद ही कर लिया? इस पर मुंह बिना एक पल गवाए जवाब देता है, हाँ क्योंकि मैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो आकर मुझे हिट करके देख लो, तुम हमेशा कोशिश कर सकते हो। यह कहते ही उसके चेहरे पर वही खतरनाक मुस्कान फिर से लौट आती है। उधर ल्यूसिफर कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो जाता है। वह मन ही मन सोचता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि यह अविश्वसनीय रूप से स्ट्रॉन्ग है। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी करता, मुंह आगे बढ़ते हुए कहता है, जो मैंने अभी कहा उसे भूल जाओ, बस मेरे रास्ते से हट जाओ, बाकी मैं खुद संभाल लूंगा। ल्यूसिफर तुरंत उसे रोकते हुए कहता है, तुम जानते भी हो कि क्या करने जा रहे हो? किसी दूसरे गॉड के रियल्म में दखल देना फॉरबिडन है। अगर कोई ऐसा गॉड जिसका उस रियल्म से कोई संबंध नहीं है बैरियर को टच करता है तो वह तुरंत एक्टिवेट हो जाता है। लेकिन ल्यूसिफर अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाता कि मुंह अपने सिर्फ एक हाथ से उस विशाल बैरियर को तोड़ देता है। पूरा रियल्म उसकी ताकत से कांप उठता है। बैरियर ऐसे टूट जाता है जैसे वह कांच से बना हो। मुंह हल्की मुस्कान के साथ कहता है, पहले कभी कोशिश भी नहीं की और पहले से ही बोल रहे थे कि ये नामुमकिन है। आजकल के बच्चे भी ना। सोचो जरा, जिस ल्यूसिफर को पूरे रियल्म का रैंक 2 गॉड माना जाता है, उसे भी मुंह एक बच्चा कह रहा है। वह होली की तरफ देखकर कहता है, चल अंदर जा, तू ही तो दूसरी दुनिया में जाना चाहता था, अब जा और अपना ड्रैगन खुद ढूंढ। होली तुरंत बोलता है, लेकिन मेरा ड्रैगन। इतना सुनते ही मुंह उसे जोर से पोर्टल के अंदर धक्का दे देता है और कहता है, जा अपना ड्रैगन खुद ढूंढ। इसके बाद जाते जाते वह ल्यूसिफर की तरफ देखकर कहता है, मैं जा रहा हूँ, उस बच्चे का ध्यान रखना। मुंह के जाने के बाद पूरा पैलेस कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो जाता है। ल्यूसिफर वहीं खड़ा खड़ा अपने अतीत को याद करने लगता है। कभी वही इस दुनिया का सबसे ताकतवर डीमन लॉर्ड था। पूरी दुनिया उसके बनाए नियमों से चलती थी। वह पहला डीमन लॉर्ड था जो सभी जीवित प्राणियों की शक्ति के शिखर पर खड़ा था। अपनी अपार ताकत के घमंड में उसने गॉड्स को चुनौती दी, उन्हें हराया, उनके पैलेस पर कब्जा किया और एक एक करके सभी गॉड्स को अपने पैरों तले कुचल दिया। वह सचमुच गॉड्स का भी गॉड बन चुका था। उसके सामने कोई टिक नहीं सकता था। वह सुप्रीम था, अनबीटेबल था, डिवाइन था और सच कहें तो बिल्कुल लेजेंडरी था। लेकिन फिर मुंह इस दुनिया में आया और सब कुछ बदल गया। अतीत की यही बातें याद करके ल्यूसिफर
लूसीफर गुस्से से दांत भींचते हुए कहता है, बस रुक जा तुम छोटे से कमीने। इतना कहते ही वह अपने एक भरोसेमंद क्रीचर को मुंह के पीछे भेज देता है ताकि वह हर समय उस पर नजर रख सके। इसके बाद कहानी सीधे अर्थ पर शिफ्ट होती है। यहाँ वही बुली दिखाई देता है जो मुंह से बुरी तरह पिट चुका था। हार का अपमान अभी तक उसके दिमाग से नहीं निकला था। गुस्से में वह अपने आप से कहता है, वो यूजलेस पंचिंग बैग आखिर खुद को समझता क्या है। इतना कहकर वह अपने फोन में किसी का नंबर ढूंढता है और तुरंत कॉल लगा देता है। अगले ही पल हमें एक लड़का दिखाई देता है जो बॉक्सिंग की जबरदस्त प्रैक्टिस कर रहा होता है। उसका नाम चेओल कांग है जो एक प्रोफेशनल बॉक्सर है। तभी उसके पास रखे फोन की रिंग बजती है। वह पीछे मुड़कर देखता है लेकिन फोन उसका नहीं होता। फोन पास में खड़े दूसरे लड़के का बज रहा था जिसका नाम चेओल GWK है। वह भी एक प्रोफेशनल बॉक्सर है। जैसे ही वह स्क्रीन पर बुली का नाम देखता है उसके चेहरे पर हैरानी साफ दिखाई देती है। फोन उठाते ही बुली बड़ी मीठी आवाज में बोलता है, हे GWK, मैंने सुना है तुम्हारा फोन टूट गया है। अगर चाहो तो मैं तुम्हें नया फोन दिला सकता हूँ। इतना सुनते ही GWK के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है। साफ था कि बुली उसे किसी काम के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। इसके बाद सीन सीधे मुंह की क्लास में पहुँच जाता है। बुली क्लास के अंदर आता है और अपनी सीट की तरफ बढ़ता है लेकिन तभी कुछ स्टूडेंट्स उसकी कल की बेइज्जती का मजाक उड़ा रहे होते हैं। देखो इसके कान की हालत, सच में उस कमजोर लड़के ने इसे हरा दिया। हमें तो लगता था ये बहुत बड़ा गुंडा है लेकिन निकला तो सबसे बड़ा डरपोक। ये बातें सुनते ही बुली का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह अपना बैग जमीन पर जोर से फेंक देता है और चिल्लाकर कहता है, मैं तुम सबकी बातें साफ साफ सुन सकता हूँ। अगर इतनी ही दिक्कत है तो सामने आओ। तभी क्लास की प्रेसिडेंट खड़ी होती है और शांत लेकिन सख्त आवाज में कहती है, यहाँ कोई तमाशा मत करो, अपनी सीट पर बैठ जाओ वरना क्लास से बाहर निकल जाओ। लेकिन बुली उसकी बात सुनने के बजाय और भड़क जाता है। वह पास रखी एक कुर्सी उठा लेता है और गुस्से में बोलता है, अगर मरने की इतनी जल्दी है तो मैं अभी तुम्हारी ये इच्छा पूरी कर देता हूँ। जैसे ही माहौल और बिगड़ने वाला होता है तभी टीचर की एंट्री हो जाती है। ये सब क्या हो रहा है यहाँ? पूरा क्लासरूम एकदम शांत हो जाता है। प्रेसिडेंट भी वापस अपनी सीट पर बैठ जाती है और कहती है, सर कुछ नहीं हुआ। लेकिन टीचर उसे स्कूल के बाद अपने ऑफिस के बाहर मिलने के लिए कहते हैं। प्रेसिडेंट हैरानी से पूछती है, लेकिन क्यों? टीचर जवाब देते हैं, आज हमें होली के घर जाना है। अगर तुम पहले जाकर उसे देख आओगी तो मैं तुम्हारे सीनियर ईयर के लिए शानदार रिकमेंडेशन लेटर लिख दूंगा क्योंकि आज मेरा लेग एक्सरसाइज डे है। ये सुनकर प्रेसिडेंट मन ही मन चिढ़ जाती है लेकिन मजबूरी में होली के घर पहुंच जाती है। वह कई बार दरवाजा खटखटाती है लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता। आखिरकार वह दरवाजा खोलकर अंदर चली जाती है और अंदर का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। होली जमीन पर बेहोश पड़ा था और उसकी हालत बेहद खराब लग रही थी। प्रेसिडेंट बिना एक सेकंड गवाए उसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाती है। अब सीन हॉस्पिटल में शिफ्ट होता है। डॉक्टर होली की बॉडी का इलाज कर रहे होते हैं। तभी मुंह की आत्मा अपने रियल्म से वापस होली की बॉडी में लौट आती है। होश में आते ही मुंह सोचता है, मैं कहाँ हूँ? मैंने तो इस बॉडी को यहाँ नहीं छोड़ा था। तभी उसे अपनी नसों में कुछ बहता हुआ महसूस होता है। एक सेकंड, ये क्या है? ये तो न्यूट्रिएंट्स हैं। ये इस बॉडी की रिकवरी को तेज कर रहे हैं। ये मैजिक तो नहीं, लेकिन इतना बुरा भी नहीं है। लगता है अर्थ वालों ने रिकवरी के लिए कुछ दिलचस्प तरीके खोज लिए हैं। इतना सोचते सोचते उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। प्रेसिडेंट उसे जागता हुआ देखकर कहती है, अच्छा तुम उठ गए। टीचर ने तुम्हें स्कूल बुलाया है। उन्होंने कहा है कि पहले उनके ऑफिस में आना और उनके मैसेजेस इग्नोर करना बंद करो। इतना कहकर वह जाने लगती है लेकिन मुंह उसे रोककर पूछता है, क्या तुम्हें ऐसी कोई जगह पता है जहां मैं ट्रेनिंग कर सकूं? प्रेसिडेंट उसकी हालत देखकर हैरान हो जाती है। तुम्हारी ये हालत है और तुम्हें ट्रेनिंग की पड़ी है। लेकिन आखिर में वह उसे एक जगह बता देती है। अगले ही पल मुंह एक पब्लिक पार्क में ट्रेनिंग करता हुआ दिखाई देता है। चारों तरफ लगे मॉडर्न जिम इक्विपमेंट को देखकर वह मन ही मन सोचता है, वाह क्या शानदार इक्विपमेंट है। 4000 साल पहले हमारे पास सिर्फ चट्टाने लुढ़काना, पहाड़ चढ़ना और गड्ढे खोदना जैसी ट्रेनिंग होती थी। शायद इंसान मेरी सोच से कहीं ज्यादा आगे निकल चुके हैं। तभी अचानक कोई उसकी पीठ पर पत्थर मार देता है। मुंह धीरे धीरे पीछे मुड़ता है और सामने दो आदमी खड़े दिखाई देते हैं। उनमें से एक चेहरा उसके लिए बिल्कुल जाना पहचाना था। वही बुली जो पहले भी मुंह से बुरी तरह पिट चुका था। मुंह को देखते ही बुली के चेहरे पर पसीना आ जाता है लेकिन फिर भी अपनी अकड़ दिखाते हुए कहता है, तू यहाँ क्या कर रहा है? मुंह बिना गुस्सा किए जमीन से पत्थर उठाता है
और शांत आवाज में पूछता है, ये पत्थर किसने मेरी तरफ फेंका? बुल्ली हंसते हुए जवाब देता है, क्या तुम्हें लगता है मैंने फेंका है? अब तू गया काम से। मेरा कजिन पूरे हाई स्कूल का सबसे खतरनाक बॉक्सर है। लेकिन मुंह उसकी एक भी बात नहीं सुनता। वह बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ता है। धड़ाम, एक जबरदस्त मुक्का सीधे बुली के चेहरे पर पड़ता है और जैसे ही उसे एक नई फाइट मिलने वाली होती है, मुंह के चेहरे पर फिर से वही डरावनी क्रीपी स्माइल लौट आती है। स्टोरी अब सीधे हमें डिवाइन काउंसिल मीटिंग में ले जाती है, जहां अलग अलग रेसेस के सबसे ताकतवर गॉड्स और रिप्रेजेंटेटिव्स एक ही जगह पर इकट्ठा हुए हैं। लेकिन तभी सब नोटिस करते हैं कि सबसे ताकतवर गॉड खुद मीटिंग में नहीं आया है। उसकी जगह उसका एक छोटा सा ड्रैगन मैसेंजर हाथ में लेटर लेकर खड़ा होता है। वो घबराते हुए कहता है, मेरे मास्टर आज नहीं आ सके, इसलिए आज का मैसेज मैं डिलीवर करूंगा। लेकिन जैसे ही ड्रैगन अपनी बात शुरू करने वाला होता है, अचानक सामने बैठा एक बेहद खतरनाक गॉड ल्यूसिफर सिर्फ एक शब्द बोलता है। उसकी आवाज सुनते ही पूरे हॉल का माहौल बदल जाता है। ड्रैगन के शरीर से पसीना बहने लगता है और उसके हाथ कांपने लगते हैं। फिर वो गॉड अपनी लाल चमकती आंखों से ड्रैगन को घूरते हुए पूछता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो? इतना सुनते ही बेचारा ड्रैगन लिंग पूरी तरह डर जाता है और तुरंत जवाब देता है, मैं तो कोई भी नहीं हूँ, मैं सिर्फ मैसेज देने आया हूँ। ड्रैगन लिंग इतनी बुरी तरह घबरा जाता है कि उसके हाथ से लेटर तक नीचे गिर जाता है। कुछ सेकंड तक पूरा हॉल बिल्कुल शांत हो जाता है। फिर ड्रैगन कांपती हुई आवाज में आखिरकार मैसेज पढ़ना शुरू करता है। उस लेटर में सिर्फ एक लाइन लिखी होती है, सेम एज यूजुअल, अगर कोई लड़ने लायक मिले तो उसकी रिपोर्ट कर देना। बस इतना छोटा सा मैसेज सुनकर पूरा डिवाइन काउंसिल शॉक में चला जाता है, क्योंकि इतना बड़ा काउंसिल मीटिंग और उनके मास्टर ने आने की जरूरत तक नहीं समझी। अचानक गुस्से में वही डीमन गॉड जोर से अपनी मुट्ठी टेबल पर मारता है। बूम, पूरी गोल टेबल में दरारें पड़ जाती हैं और पूरा हॉल हिल उठता है। वो गुस्से से चिल्लाता है, क्या हम उसके लिए सिर्फ मजाक हैं? अब काउंसिल के बाकी मेंबर्स भी गुस्से में भर जाते हैं। एक डीमन बोलता है, क्या हम सच में इसे ऐसे ही जाने देंगे? पूरा हॉल अब गुस्से और तनाव से भर चुका होता है। सभी गॉड्स के चेहरे पर सिर्फ एक ही सवाल लिखा होता है, आखिर मुंह उन्हें इतनी आसानी से इग्नोर कैसे कर सकता है? लेकिन तभी एक और गॉड शांत आवाज में सबको समझाते हुए कहता है, इन मीटिंग्स का मकसद दुनिया में बैलेंस बनाए रखना है। जब भी हमारी सीमा से बाहर कोई खतरा पैदा होता है, तब अर्थ गॉड खुद उसे हैंडल करता है। वो आगे कहता है, मुझे ये मजाक नहीं लगता, लेकिन हाँ, उसका खुद मीटिंग में ना आना थोड़ा निराशाजनक जरूर है। वो बिल्कुल शांत बैठी रहती है, लेकिन सामने बैठा डीमन गॉड उसकी बात सुनकर और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो जोर से टेबल पर हाथ मारते हुए चिल्लाता है, बैलेंस? अब तो दुनिया का बैलेंस मेंटेन करना भी उसके लिए सिर्फ एक पर्सनल गेम बन चुका है। वो गुस्से में आगे बोलता है, उसके मूड स्विंग्स की वजह से पूरा सिस्टम कभी भी कोलैप्स हो सकता है। वो कहता है, क्या तुम्हें प्लैनेट साइक्लॉप्स पर हुई घटना याद है, जो आज से 1000 साल पहले हुई थी? इतना सुनते ही सभी गॉड्स के चेहरे का रंग उड़ जाता है। तभी हमें उस घटना की झलक दिखाई जाती है। ये था रैंक नंबर 9 सुपर साइक्लॉप्स का होम प्लैनेट। लेकिन अचानक वॉइड की गहराइयों से एक भयानक मॉन्स्टर वहाँ प्रकट हो गया। उस मॉन्स्टर का नाम था वॉइड क्रीचर शॉगथ। उसका विशाल शरीर, अनगिनत लाल आंखें और दांतों से भरा हुआ मुंह देखकर ही समझ आ जाता है कि ये कोई साधारण क्रीचर नहीं था। उसकी सिर्फ मौजूदगी ही पूरे प्लैनेट साइक्लॉप्स के लिए विनाश का संकेत बन चुकी थी। लेकिन तभी वहां पर अर्थ गॉड मुंह आया और उस क्रिएचर के साथ साथ वो प्लेनेट को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। ये सुन ये ही सुपर साइक्लॉप्स के आंखों में से आंसू निकल जाते हैं, क्योंकि वो उसका होम प्लेनेट था। ल्यूसिफर गुस्से से भर जाता है। वह जमीन पर अपना हाथ मारते हुए कहता है, अब बस, मैं उस मुंह की हरकतें और बर्दाश्त नहीं कर सकता। वह हमारे बीच बैठने के लायक भी नहीं है। उसी समय मुंह का वफादार ड्रैगन घुटनों पर आकर रोने लगता है और अपने मन में ही विनती करता है, मास्टर, आखिर मुझे इतनी तकलीफ क्यों दे रहे हैं? प्लीज जल्दी वापस आ जाइए प्लीज। सीन तुरंत बदलता है और हमें अर्थ का सीन दिखाया जाता है। यहाँ एक बुली, जिसके चेहरे पर अभी अभी जोरदार मुक्का पड़ा है, दर्द से चिल्लाते हुए धमकी देता है, तुझे पता भी है मेरा कजिन कौन है? वो एक प्रोफेशनल बॉक्सर है। अब तू गया काम से। लेकिन तभी उसके पीछे खड़ा एक लंबा सा ब्लॉन्ड लड़का चेओल्गवेक मुस्कुराते हुए आगे आता है। वह मुंह की तरफ देखकर कहता है, तुम्हारे रिफ्लेक्स कमाल के हैं। क्या तुम कोई स्पोर्ट्स खेलते हो? मुंह बिना घबराए मुस्कुराता है और जवाब देता है, स्पोर्ट्स नहीं, मैं सिर्फ लड़ाई करता हूँ। ये सुनकर ग्वेक जोर से हंस पड़ता है और च्यूइंग गम उड़ाते हुए मजाक उड़ाता है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम कोई वेब कॉमिक के हीरो हो? जैसे ही ब्लॉन्ड लड़का बोला, चलो देखते हैं तुम्हारे अंदर कितना दम है, उसने बिना कोई मौका दिए सीधा एक जबरदस्त पंच मारा। ब्लॉन्ड लड़का भी यही देखकर हैरान रह गया। उसके मन में आया,
ये कमीना आखिरी सेकंड तक मेरी मुट्ठी को देख रहा था, फिर भी इसने पंच को डॉज नहीं किया। और तभी हमें बताया जाता है कि मुंह कभी भी पहली स्ट्राइक डॉज नहीं करता। पंच लगने के बाद भी उसके चेहरे पर वही क्रिपी स्माइल थी। उसने खून चाटते हुए उसने मुस्कुराकर पूछा, तो मुक्केबाजी ही तुम्हारी स्पेशलिटी है? ये सुनते ही ब्लॉन्ड लड़का थोड़ा हिल गया। तभी सामने वाला भी बिल्कुल उसी की तरह फाइटिंग स्टांस में आ गया और बोला, क्या ऐसे करते हैं? ब्लॉन्ड लड़का मन ही मन हंस पड़ा। क्या ये अब मेरी ही कॉपी करने की कोशिश कर रहा है? कितना बेवकूफ है। उसे लगा कि सामने वाला सिर्फ उसकी नकल कर रहा है, लेकिन उसके चेहरे की वो खतरनाक मुस्कान कुछ और ही कहानी बता रही थी। मुंह उस लड़के को पूरी ताकत से पंच मारता है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि ब्लॉन्ड लड़का किसी तरह उस हमले को झेल लेता है। वो दर्द से पसीना पसीना हो जाता है और सोचता है, ये कमीना इतना जोर से पंच कैसे मार रहा है। तभी ब्लू हेयर लड़का मुस्कुराते हुए कहता है, ऐसे बिल्कुल इम्पैक्ट के उसी पल मैंने अपनी पूरी बाजू की हर मसल को एक साथ फैला दिया। यानी उसने पंच लगने के ठीक समय अपनी सारी मसल्स को एक साथ कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड करके पूरा फोर्स एक ही जगह पर ट्रांसफर कर दिया। लेकिन इसकी कीमत भी चुकानी पड़ती है। उसकी पूरी बाजू अंदर से फटने जैसी हालत में पहुंच जाती है। मसल्स में भयंकर दर्द होता है, नसें उभर आती हैं, फिर भी वो मुस्कुराता है, क्योंकि पहली बार उसे ऐसा अपोनेंट मिला है जो उसके एक ही बार में नहीं गिर रहा। वो खुशी से सोचता है, यही तो असली मजा है। पहले जिनसे लड़ता था वो तो एक ही बार में खत्म हो जाते थे, लेकिन अगले ही पल मुंह समझ जाता है कि अगर उसे लंबे समय तक लड़ना है तो अपनी ताकत को सही तरीके से इस्तेमाल करना होगा। इसलिए वह अपनी बेल्ट को हाथों पर लपेट लेता है ताकि उसके मुक्के और भी मजबूत हो जाएं। उधर वो बुली चिल्लाने लगता है, क्या कर रहे हो ग्वेक? तुमने तो कहा था कि इसे एक ही बार में खत्म कर दोगे। ग्वेक जवाब देता है, बस चुपचाप देखते रहो। इतना कहकर ग्वेक बिजली की रफ्तार से मुंह पर झपटता है, लेकिन हीरो बिना घबराए उसके हर मूवमेंट को पढ़ लेता है और सही समय पर उसके हर एक हमले को एंड्योर कर जाता है। ग्वेक गुस्से में लगातार पंच बरसाते हुए चिल्लाता है, ताकत का क्या फायदा अगर तुम्हारा गार्ड ही इतना कमजोर हो। लेकिन मुंह के चेहरे पर जरा भी डर नहीं था। उसके दिमाग में सिर्फ एक बात चल रही थी, ये बहुत तेज है, लेकिन इसकी फाइटिंग स्टाइल बहुत बेसिक है। वह चेओल के शरीर की हर छोटी सी मसल मूवमेंट को ध्यान से देख रहा था। मसल्स के हिलने से ही उसे पहले से पता चल जाता था कि अगला पंच कहाँ आने वाला है, इसलिए वह हर वार को आसानी से पढ़कर सही समय पर बच रहा था। इस गुंडे को पूरा यकीन था कि एक ही पंच में सामने वाले लड़के को खत्म कर देगा और पूरी ताकत से मुक्का चला दिया। लेकिन अगले ही पल मुंह ने बिना घबराए सिर्फ एक हल्की सी मूवमेंट की। उसने पंच को बचाते हुए सीधे उसके हाथ के जोड़ पर वार किया। एक ही वार में ग्वेक का हाथ जवाब दे गया। अभी वो दर्द से चीख ही रहा था कि मुंह ने मुस्कुराते हुए कहा, चेओल ग्वेक, यही नाम था ना? फिर उसने सोचा, मजेदार है, ये सब दर्द में बिल्कुल एक जैसा रिएक्ट करते हैं। और इससे पहले कि ग्वेक कुछ समझ पाता, धड़ाम एक जबरदस्त वार उसके चेहरे पर पड़ा और वो सीधे जमीन पर जा गिरा। ये सब देखकर उसका बुली साथी पूरी तरह हैरान रह गया। ये आखिर हुआ क्या? मुंह धीरे धीरे मुड़कर उसकी तरफ देखता है। मुंह मुस्कुराते हुए कहता है, चलो वहीं से शुरू करते हैं जहाँ पिछली बार छोड़ा था। उसकी आंखें चमक रही थी और उसका एक्सप्रेशन भी थोड़ा बदल चुका था। उसे देखते ही सामने वाला डर से कांपने लगता है और पीछे हटते हुए कहता है, दूर रहो। मुंह समझ जाता है कि उसके अंदर लड़ने की हिम्मत खत्म हो चुकी है, लेकिन फिर भी डर हुआ बदमाश चालाकी दिखाता है और कहता है, अगर तुम हार मान लो तो मैं यहीं रुक जाऊंगा। मुंह बिना कुछ सोचे और एक शब्द भी बोले सीधा उसके चेहरे पर जोरदार मुक्का जड़ देता है। बुली चिल्लाता है, ठीक है रुक जाओ, सॉरी मुझे माफ कर दो। लेकिन इस बार बहुत देर हो चुकी थी। मुंह उस बुली को एक के बाद एक इतने तेज मुक्के मारता है कि वो बुली दर्द से चीखने लगता है और हवा में उछल जाता है और जमीन पर धड़ाम से गिर जाता है। उसका पूरा चेहरा सूज चुका है, नाक से खून बह रहा है, लेकिन फिर भी वो हार मानने को तैयार नहीं होता। तभी मुंह उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान होती है। वो हंसते हुए कहता है, तू सच में बहुत जिद्दी है, अभी तक अपनी हार मानने को तैयार नहीं। ऐसा बोलकर वो उस बुली को एक फाइनल अटैक करता है और इसी के साथ वो बुली जमीन पर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। मुंह उस बुली के फ्रेंड जिसका की नाम ग्वेक है, उसका कान काट लेता है अपनी जीत के स्वरूप में और वो पीछे मुड़कर आराम से वहां से चलने लगता है। जमीन पर पड़ा वो बुली मुश्किल से आंखें खोलता है और मन ही मन सोचता है, ये कमीने ने सब कुछ बिगाड़ दिया। और इसी के साथ सीन कट होता है और हमें मुंह दिखाया जाता है कि जो इतनी भयानक लड़ाई के बाद आखिरकार अपने कमरे में लौट आता है। उसके पूरे शरीर पर चोटों के निशान हैं,
लेकिन उसके चेहरे पर दर्द से ज्यादा एक अजीब सी शांति दिखाई देती है। तभी वह अपने मन में सोचता है, मुझे लड़ाई करना सच में बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन यह शरीर बहुत ज्यादा कमजोर है। वह अपने हाथों को देखता है और महसूस करता है कि सिर्फ एक लड़ाई ने उसकी मांसपेशियों को तक फाड़ दिया है। यकीन नहीं होता कि इतनी सी लड़ाई से ही मेरी मसल्स डैमेज हो गई, लेकिन इसके बावजूद उसके इरादे बिल्कुल नहीं टूटते। मुझे इस मोमेंटम को बनाए रखना होगा, लेकिन हर बार कोई न कोई रुकावट आ जाती है। सच में कितनी बदकिस्मती है। फिर वह फैसला करता है डिवाइन रियल्म में जाने की। वो अपने मन में सोच रहा होता है कि जैसे ही वापस जाऊंगा, ड्रैगन लिंग से जो चीज मंगवाई थी उसे ले लूंगा। इसके बाद वह बिस्तर पर बैठकर अपनी आंखें बंद करता है और डिवाइन रियल्म में जाने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता और वो इस चीज से हैरान होता है। कुछ सेकंड तक पूरा कमरा बिल्कुल खामोश रहता है। फिर हमें पास्ट में डिवाइन रियल्म का सीन दिखाया जाता है। कुछ दिन पहले जब मुह यह पे होली को छोड़ने के लिए आया था, मुंह जाते जाते वह लुसिफर से बस इतना कहता है, उसका ख्याल रखना। लेकिन जैसे ही वह ड्रैगन पर सवार होकर आगे बढ़ता है, पीछे खड़ा लुसिफर गुस्से में अपनी मुट्ठी को बांध कर लेता है। ड्रैगन लिंग मुंह को सम्मान से पूछता है, मास्टर, पृथ्वी की जर्नी कैसी रही? मुंह मुस्कुराते हुए जवाब देता है, यात्रा तो शानदार थी, लेकिन यह इंसानी शरीर मेरी असली ताकत के लिए बहुत कमजोर है। यानी पृथ्वी पर उसने अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल ही नहीं किया था। इसके बाद वह आदेश देता है, मेरे अगले सफर से पहले कुछ हीलिंग आर्टिफैक्ट्स तैयार रखना। ये साधारण हथियार या गहने नहीं, बल्कि जादुई शक्ति से भरी वस्तुएं होती हैं, जिन्हें एल्मोर और दूसरे ग्रहों पर आम तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। जहां माना यानी जादुई ऊर्जा भरपूर होती है, वहां ऐसे आर्टिफैक्ट्स बनाना कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन पृथ्वी पर, जहां मना लगभग नहीं के बराबर है, इन्हें पाना लगभग असंभव है। यहाँ ऐसे आर्टिफैक्ट्स सिर्फ देवताओं के आशीर्वाद या किसी चमत्कार से ही मिल सकते हैं। इतिहास में केवल कुछ ही इंसानों को इन्हें इस्तेमाल करने का मौका मिला, और उनकी ताकत इतनी जबरदस्त थी कि लोग उन्हें भगवान का दर्जा देने लगे। ड्रैगन लिंग मुंह से कहता है, मास्टर, आपकी अगली यात्रा से पहले मैं सारी तैयारियां पूरी कर दूंगा। अंत में मुंह अपने ड्रैगन से कहता है, मैं अब निकल रहा हूँ। ड्रैगन लिंग उसे रोकते हुए याद दिलाता है, लेकिन मास्टर, डिवाइन काउंसिलिंग मीटिंग। इस पर मुंह मुस्कुराता है और आत्मविश्वास से कहता है, उसकी चिंता मत करो, मैं पहले ही सब संभाल चुका हूँ। इसके बाद वह अपनी जेब से कागज का एक छोटा सा हवाई जहाज निकालता है और ड्रैगन लिंग की ओर बढ़ा देता है। ड्रैगन लिंग हैरानी से उसे देखता रह जाता है, जैसे समझ ही नहीं पा रहा कि इसका मीटिंग से क्या संबंध है। उधर मुंह पृथ्वी की ओर हाथ बढ़ाता है। अगले ही पल उसकी आत्मा अर्थ पर चली जाती है और उसका शरीर जोर से जमीन पर गिर पड़ता है। ड्रैगन बस खड़ा होकर उसे देखता रह जाता है। ये सब होते हुए लुसिफर का छोड़ा हुआ क्रिएचर ये सब रिकॉर्ड कर लेता है। हमें अब प्रेजेंट में डिवाइन काउंसिलिंग मीटिंग का सीन दिखाया जाता है। वहाँ लुसिफर अपने मन में सोच रहा होता है कि मुझे नहीं पता वो कमीना क्या कर रहा है, लेकिन उसका शरीर खाली है। इस बात से वो अंदर ही अंदर खुश हो रहा होता है, क्योंकि उसको अपना 1000 साल पुराना मौका मिल ही गया। जैसे ही उसे पता चलता है कि सबसे ताकतवर शख्स काउंसिल मीटिंग में नहीं गया है और जल्दी अर्थ से वापस नहीं आएगा, उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आ जाती है। वह सोचता है यही सही समय है। बिना एक सेकंड गवाए वह अपनी प्रतिबंधित मैजिक सोल टैक्सिडर्मी का इस्तेमाल उस ड्रैगन लिंग पर करता है। देखते ही देखते बैंगनी रंग का विशाल मैजिक सर्कल बन जाता है और आसमान से कई जादुई तीर उस ड्रैगन लिंग के ऊपर आ जाते हैं। सामने खड़ा ड्रैगन कुछ समझ पाता उससे पहले ही उन किरणों से पूरी जगह घिर जा। देखते ही देखते पूरे मैदान ड्रैगन लिंग पर बैंगनी रंग के ऊर्जा के तीरों की बरसात होने लगती है। लेकिन तभी ड्रैगन अपनी जबरदस्त स्पीड और ताकत से उन सभी हमलों से बच जाता है। एक पल के लिए वह रुकता है, उसकी आंखों में हैरानी साफ दिखाई देती है। फिर वह धीमी आवाज में कहता है, क्या यह पृथ्वी देवता के खिलाफ युद्ध की घोषणा है? अगले ही पल लुसिफर आसमान में उड़ान भरता है। उसके चेहरे पर जरा भी डर नहीं, बल्कि गुस्सा साफ झलक रहा है। वह पूरे आत्मविश्वास से घोषणा करता है, मैं अर्थ गॉड को उसके दिव्य सिंहासन से उतार दूंगा। आज से यह युद्ध है। यह सुनते ही पूरे वातावरण में सन्नाटा छा जाता है। लेकिन ड्रैगन लिंग भी पीछे हटने वालों में से नहीं था। ड्रैगन लिंग अपना सबसे खतरनाक अटैक ड्रैगन ब्रीथ चार्ज करता है
उसके मुंह में आग का एक चमकता हुआ गोला बनने लगता है। अगले ही पल वह विनाशकारी लेजर पूरी ताकत से सामने खड़े दुश्मन पर छोड़ देता है, लेकिन सामने खड़ा लूसीफर जरा भी नहीं घबराता। वह एक ही हाथ से उस भयानक ड्रैगन ब्रीथ को रोक देता है और उसकी दिशा बदल देता है। लेजर सीधा जाकर एक विशाल ग्रह से टकराता है। ऐसा धमाका होता है कि पूरा ग्रह पल भर में विस्फोट से कांप उठता है। लेकिन तभी एक छोटी सी गॉड लड़की शांत आवाज में कहती है, डिवाइन बैरियर। उसके शब्दों के साथ ही एक नीला दिव्य सुरक्षा कवच पूरे समूह को ढक लेता है। ड्रैगन ब्रीथ की इतनी भयानक ताकत भी उस बैरियर को छू तक नहीं पाती। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। सामने खड़ा विशाल ड्रैगन लिंग अब अपनी असली ताकत दिखाने लगता है और वो चिल्लाता है, पॉलीमॉर्फ रिलीज, और अगले ही पल ड्रैगन के पूरे शरीर से आग जैसी ऊर्जा निकलने लगती है। कुछ ही सेकंड में उसका शरीर बदलने लगता है। उसकी आंखें चमक उठती हैं, स्केल्स और भी मजबूत हो जाते हैं और उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। अब वो अपने सबसे खतरनाक रूप में पहुंच चुका था। लेकिन सामने खड़ा लूसीफर डेमन बिना डरे कहता है, पहले तुम्हें खत्म करूंगा, फिर तुम्हारे मास्टर की बारी आएगी। तभी ड्रैगन लिंग आत्मविश्वास से जवाब देता है, उसके बाद की कोई बारी नहीं आएगी। सर, अब हमें एक अजीब और गंभीर मीटिंग से, जहां रैंक 3 गॉड जिसका की नाम सोसाइसो है वो गहरी सांस लेते हुए कहती है, ऐसी मीटिंग में बैठने का मेरा कोई इरादा नहीं है, और वो वहां से उठकर जाने लगती है। जब हम पूरा नजारा देखते हैं तो वहां एक विशाल हरे रंग का ड्रैगन लिंग कई बैंगनी रंग की तलवारों से जमीन पर जकड़ा हुआ है और तड़प रहा है। वहां कई गॉड और डीमंस एक गोल मेज के चारों ओर बैठे हैं। जैसे ही वो लड़की जाने लगती है, लूसीफर उसे रोकता है और पूछता है, रुको, तुम किसकी तरफ हो? क्या तुम इस निर्वासन बैनिशमेंट के पक्ष में हो या नहीं? लड़की बिना परवाह किए कहती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे निष्पक्ष समझो। इसके बाद वो डीमन बाकी सभी की तरफ देखते हुए एक चालाकी भरी मुस्कान के साथ कहता है, जब तक तुम मेरे रास्ते में नहीं आती, अगर कोई और विरोध करना चाहता है तो सामने आए, मैं यहीं उससे निपट लूंगा। ड्रैगन लिंग गुस्से में चिल्लाता है, तुम्हें लगता है कि तुम मेरे मास्टर को हरा सकते हो? लेकिन वो डीमन हंसते हुए जवाब देता है, तुम्हारा मास्टर? तुम्हारा मतलब वो लूजर जो एक कमजोर इंसानी शरीर में फंसा हुआ है? ड्रैगन चौंक जाता है, तुम्हें पता था? डीमन मुस्कुराते हुए कहता है, जब तुम घमंड में आकर अपनी सुरक्षा ढीली कर देते हो तब यही होता है। ड्रैगन लिंग तड़पते हुए उस पर अपनी टेल से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन लूसीफर बड़ी आसानी से उसके वार से बच जाता है और उसकी टेल को अपने हथियार से काट देता है। वो कहता है, शांत हो जाओ, अगर मुझे पृथ्वी पर जाना है तो तुम्हारा जिंदा रहना जरूरी है, और एक बार मैं वहां पहुंच गया तो मैं तुम्हारे उस कमजोर मास्टर को धूल में मिला दूंगा। और वो जोर जोर से हंसने लगता है। इधर ड्रैगन लिंग के मुंह से खून बह रहा होता है चोट की वजह से। वो गुस्से में अपनी आंखें बंद करता है और थोड़ा थोड़ा डर भी रहा होता है, क्योंकि अब ड्रैगन लिंग को पता है कि उसका मास्टर अब खतरे में है। अब सीन बदलता है पृथ्वी के एक जिम का, जहां एक कोच अपने स्टूडेंट पर चिल्ला रहा है, तुम मूर्ख, टूर्नामेंट बिल्कुल नजदीक है और एक ट्रेंड फाइटर कभी किसी आम नागरिक पर हाथ नहीं उठाता। क्या तुम बाहर होना चाहते हो? यह कोई और नहीं, ये उस बुली का फ्रेंड ग्वेक है, वो जिसका की हाथ फ्रैक्चर है, माफी मांगता है। कोच के जाने के बाद वो गुस्से में बुदबुदाता है, अगर वो कमीना नहीं होता तो। तभी वहाँ चेओलकांग आता है, जो उस जिम का सबसे बेहतरीन फाइटर है। वो उसके हाथ को देखकर पूछता है, तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? ग्वेक रोते हुए झूठ बोलता है और अपनी झूठी कहानी सुनाता है कि कैसे कुछ बच्चों ने उसे घेरकर पीटा और उसका हाथ और कान जख्मी कर दिया। कांग उसे सलाह देता है कि अगली बार लड़ाई करने के बजाय ट्रेनिंग पर ध्यान दे। जब कांग वहां से जाने लगता है तो ग्वेक गुस्से से अपने होठों को दांतों से दबा रहा होता है, क्योंकि उसे लगता था कि कांग अब उसका बदला लेगा। लेकिन कांग कुछ दूर जाने के बाद फिर से ग्वेक को बुलाता है और बोलता है कि वैसे वो कि जिसने तुम्हें मारा उसका नाम क्या है? वैसे ऐसा बोलते वक्त उसके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा होता है। अब हम मिलते हैं मुंह से, जो अपने कमरे में बैठा सोच रहा है, मैं वापस अपनी असली दुनिया में क्यों नहीं लौट पा रहा हूँ? यह अजीब है। उसे एहसास होता है कि ऐसा तभी हो सकता है जब उसकी असली बॉडी के साथ कुछ गड़बड़ हुई हो। हालांकि उसका ड्रैगन लिंग उसकी रक्षा कर रहा था, फिर भी उसे डर है कि कहीं सभी देवताओं ने मिलकर उस पर हमला तो नहीं कर दिया। वो गुस्से में अपने बेड पर मुक्के मारने लगता है, लेकिन कुछ समय बाद खुद ही रुक जाता है। उसके हाथ की चोटें अभी भी ठीक नहीं हुई होती, इसीलिए उसके हाथ दर्द से शेक करने लगते हैं और वो सोचता है, अब यहाँ खाली बैठने का समय नहीं है, मुझे उनसे लड़ना होगा। जब मैं वहाँ था तब क्यों नहीं लड़े?
लेकिन फिर वो खुद को शांत करता है और सोचता है कि ड्रैगन लिंग इतनी आसानी से हारने वालों में से नहीं है। जब तक वो वापस जाने का रास्ता नहीं ढूंढ लेता, वो यहाँ रहकर अपनी इस इंसानी बॉडी को मजबूत करेगा। अगले दिन वो उस पार्क में उल्टा लटक कर कठिन वर्कआउट कर रहा है। उसकी मांसपेशियां दर्द से चिल्ला रही हैं, लेकिन वो इस दर्द का आनंद ले रहा है और जोर से हंसता है। उसे इतना जोर से हंसता हुआ देखकर सभी पार्क में आए हुए लोग उसकी तरफ अजीब नजरों से देखने लगते हैं। तभी वहाँ स्कूल की एक लड़की आती है और वो उसे बोलती हुए आवाज सुनकर मुंह का कंट्रोल चला जाता है और वो वहाँ से नीचे गिर जाता है। वो गुस्से में पूछती है, तुम स्कूल क्यों नहीं आ रहे हो? वो शांति से जवाब देता है, क्या आना जरूरी है? वो दोनों एक बेंच पर बैठकर बातें करने लगते हैं। तभी मुंह उसको बोलता है कि वो जगह बॉडी ट्रेनिंग के लिए ठीक नहीं है। लड़की पूछती है, तुम आखिर करना क्या चाहते हो? मुंह कहता है कि मैं और ज्यादा मजबूत बनना चाहता हूँ। वो लड़की उसे फिर से पूछती है कि क्या करोगे? स्ट्रॉन्ग बनके मुंह जवाब देता है, ताकि बेहतर लड़ सकूं। वो दोनों लगातार कई सारी बातें करते हैं और कुछ समय बाद शाम भी हो जाती है। तब भी उनकी बातें रुक नहीं रही थी। वो लड़की उसे समझाते हुए बोलती है कि अगर तुम्हारे पास लड़ने के लिए कोई नहीं है तो ट्रेनिंग का क्या फायदा? यहाँ कोई अचानक तुमसे लड़ने नहीं आएगा। अगर लड़ना है तो बाहर जाओ, लोगों से मिलो और कोई मुकाबला ढूंढो। वो लड़की खड़ी होती है और आखिरी बार उसे बोलती है कि कल आ जाना स्कूल, समझे? मुझे फालतू काम मत दो प्लीज। लड़की की बात सुनकर उसे एक आइडिया आता है। वो सोचता है कि जो लोग उस पर हमला करने आए थे वो शायद अब वापस नहीं आएंगे, इसलिए उसे खुद ही किसी मजबूत विरोधी को ढूंढना होगा। वो सोचता है, जब तक मेरी असली बॉडी ठीक नहीं हो जाती तब तक मैं किसी काबिल विरोधी की तलाश करता हूँ। शायद अब उस स्कूल में जाने का सही समय आ गया है। और तभी उसके पीछे कोई मास्क पहरा हुआ शख्स आता है। वो बोलता है, होली सेकंड ईयर तुम ही हो ना? वो पीछे खड़ा शख्स बिना कोई देरी किए मुंह को सीधा पीछे से एक पंच मारने जाता है। तभी मुंह मुस्कुराते हुए उस आते हुए मुक्के को देखता है और कहता है, पृथ्वी सच में सबसे बेहतरीन जगह है। इस एपिसोड में हमें 15 साल के चोल कांग को दिखाया जाता है, जो अपनी कम उम्र में ही बॉक्सिंग की दुनिया में तेजी से नाम कमा रहा था। दूसरी तरफ उसकी बहन भी एक उभरती हुई बैले डांसर थी, जिसका भविष्य बेहद उज्जवल दिखाई दे रहा था। काम की बहन के डांस शो के दौरान एक अजीब आदमी दिखाई देता है। शुरुआत में वह सिर्फ एक दर्शक दिखाई देता है, लेकिन वो एक खतरनाक स्टॉकर निकलता है। उसकी दीवानगी हर दिन बढ़ती जाती है। वह लड़की की चोरी छिपे तस्वीरें खींचने लगता है, उसके डांस, उसके कपड़े, उसकी हर छोटी बड़ी हरकत पर नजर रखने लगता है। देखते ही देखते उसका पूरा कमरा उन्हीं तस्वीरों से भर जाता है। फिर एक दिन उसकी सनक सारी हदें पार कर देती है। अब वह सिर्फ दूर से देखने तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लड़की का पीछा करना शुरू कर देता है। सुनसान सड़क पर वह उसके बिल्कुल पीछे पहुंच जाता है और हमला करने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही वह उसके करीब आता है, अचानक किसी का जोरदार मुक्का उसके चेहरे पर पड़ता है। एक ही वार में वह स्टॉकर पीछे जा गिरता है। वो शख्स और कोई नहीं, ये उस लड़की का भाई कांग है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उस दिन कांग ने स्टॉकर को तो रोक दिया था, पर उसे उसके किए की असली सजा नहीं मिल पाई। इसी वजह से कुछ समय बाद वही पागल स्टॉकर पहले से भी ज्यादा खतरनाक बनकर वापस लौट आता है। अब हमें दिखाया जाता है कि थी ये तस्वीरों को वो स्टॉकर चाकू से काट देता है। अब कुछ दिन बाद लड़की अकेले घर लौट रही होती है। तभी अंधेरे में छिपा वही स्टॉकर हाथ में बड़ा चाकू लेकर उसके पीछे पहुंच जाता है। लेकिन कांग एक बार फिर बिजली की रफ्तार से वहां पहुंचकर उसे जमीन पर पटक देता है और उसके हाथ से चाकू भी छूट जाता है। लेकिन इस बार किस्मत चेओल का साथ नहीं देती, क्योंकि इस बार वह लड़की की टांग पर गहरा वार कर देता है। लड़की दर्द से चीख उठती है और जमीन पर गिर जाती है। उसके पैर से लगातार खून बहने लगता है। अपनी आंखों के सामने यह सब देखकर चेओल का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। उसी पल उसका कानून और इंसाफ से भरोसा पूरी तरह टूट जाता है। इसके बाद चेओल बिना कोई रहम दिखाए उस स्टॉकर पर टूट पड़ता है। वह उसे लगातार मुक्कों से इतनी बेरहमी से पीटता है कि स्टॉकर के पास बचने का कोई मौका ही नहीं रहता। उस पल चेओल सिर्फ एक ही बात सोच रहा था, इस बार यह आदमी किसी भी कीमत पर दोबारा किसी मासूम की जिंदगी बर्बाद नहीं करेगा। अब उसे सिस्टम पर भरोसा नहीं रहा। उसे एहसास हो चुका था कि कई अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं और उन्हें सजा देने वाला कोई नहीं है। अगले कुछ दिनों के बाद कुछ बदमाश दिखाई देते हैं, जो हमेशा की तरह बेफिक्र होकर सड़क पर घूम रहे हैं। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि आज उनकी जिंदगी का सबसे बुरा दिन होने वाला है। अचानक अंधेरे से चेओल कांग एक मास्क पहनकर और हाथ में डंडा लेकर उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है। कुछ ही सेकंड में सभी गुंडे जमीन पर पड़े दर्द से चीख रहे होते हैं। किसी का चेहरा सूज चुका है, कोई उठ भी नहीं पा रहा।
सब बुरी हालत में पड़े हुए होते हैं। अब से उसके लिए हर लड़ाई सिर्फ मारपीट नहीं थी, बल्कि एक फैसला थी। उसकी नजर में हर अपराधी का फैसला होना चाहिए। अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहां कांग अगले ही पल बिना किसी चेतावनी के बिजली जैसी स्पीड से आगे बढ़ता है और सीधे मुंह के चेहरे पर एक जोरदार पंच मार देता है। हमला इतना तेज होता है कि उसका सिर पीछे झटका खा जाता है और उसके होठों से खून की एक बूंद टपकने लगती है। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि इतना जोरदार पंच खाने के बाद भी उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। वो सोचता है कोई फर्क नहीं पड़ता, पहला वार तो ये कर ही चुका है। मुझे लगा था कि इस चोट के बाद कुछ दिनों तक लड़ नहीं पाऊंगा, लेकिन लगता है किस्मत आज मेरे साथ है। कांग फिर गंभीर आवाज में पूछता है, तुम हर जगह लोगों को पीटते क्यों फिरते हो? क्या खुद को कोई गैंगस्टर समझते हो? लेकिन मुंह अपनी उंगलियां चटकाते हुए मुस्कुराकर सिर्फ एक बात कहता है, बातें बहुत हो गईं, अब सीधे लड़ते हैं। ये सुनते ही नकाबपोश की आंखों में गुस्सा साफ दिखाई देने लगता है। उसकी नसें तन जाती हैं और उसका पूरा शरीर लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। अगले ही पल वो जमीन पर जोर से पैर मारता है और पूरी रफ्तार से हमारे हीरो की तरफ दौड़ पड़ता है। दौड़ते हुए वो चिल्लाता है, ठीक है अब चुपचाप मार खा। अगले ही सेकंड सामने वाला बिना समय गवाए लगातार जैब पर जैब मारना शुरू कर देता है। ऐसा लग रहा था जैसे हर दिशा से मुक्कों की बारिश हो रही हो। लेकिन तभी मुकमाल का रिफ्लेक्स दिखाता है और सब अटैक को वो आसानी से बच जाता है। तभी कांग उसके चेहरे पर एक पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन मुंह सही समय पर अपना हाथ ऊपर लाकर पहला पंच आसानी से ब्लॉक कर देता है। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है, जैसे उसने पहले ही अंदाजा लगा लिया हो कि हमला कहां से आने वाला है। ये देखकर सामने वाला भी थोड़ा हैरान हो जाता है और मन ही मन सोचता है, बुरा नहीं, इसने मेरा पहला अटैक रोक लिया। अब कांग उसको ऐसा ही दूसरा पंच दूसरी तरफ से मारने की कोशिश करता है, लेकिन मुंह पहले से तैयार था। जैसे ही पंच उसके पास पहुंचता है, वो एक बार फिर अपने हाथ से उसे मजबूती से ब्लॉक कर देता है। लेकिन मुंह अब समझ चुका था कि ये सामने वाला शख्स मेरे चोटिल अंगों पर हमला कर रहा है। तभी कांग मुंह का गार्ड खुला देखकर सीधा उसकी रीव्स में हमला कर देता है। ये हमले को मुंह ब्लॉक भी नहीं कर पाता। ये हमला पड़ते ही मुंह का चेहरा बिगड़ जाता है। वो कांग से थोड़ी दूरी बना है। तभी कांग उसे बोलता है कि लगता है कि तुम्हारे हाथ भी जवाब दे चुके, लेकिन पनिशमेंट में कभी दया नहीं दिखानी चाहिए। लेकिन मुंह को इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो चोटिल जगह को पकड़कर जोर जोर से हंसने लगता है। ये देखकर कांग का गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है। वो बोलता है कि इसमें हंसने वाली कौन सी बात है। मुंह अपने मन में सोचता है कि मैं इस बंदे के खिलाफ नहीं जीत पाऊंगा, लेकिन मैं इस चांस को गंवाना नहीं चाहता। ऐसा सोचकर वो अपनी आंखों के सामने अपना हाथ ले आता है। उसके चेहरे पर जरा भी घबराहट नहीं होती। वह समझ चुका था कि अगर इस मौके को गवा दिया तो शायद दोबारा ऐसा मौका कभी नहीं मिलेगा। तभी इसके बाद कहानी हमें एक फ्लैशबैक में ले जाती है। वहां बताया जाता है कि मुंह भी हमेशा जीतता नहीं था। एक समय ऐसा भी था जब उसके सामने एक बेहद खतरनाक राक्षस खड़ा था। यहाँ हम देखते हैं कि मुंह जमीन पर बुरी तरह गिर चुका है। उसका पूरा शरीर जख्मों से भरा हुआ है, जबकि सामने खड़ा उसका विशालकाय दुश्मन उसे खत्म करने के लिए तैयार है। लेकिन तभी नरेशन बताता है कि उसे लड़ने में मजा तो आ रहा था, लेकिन उसकी असली इच्छा जीतने की थी। यही सोच उसके पूरे एटीट्यूड को बदल देती है। अब वो गुस्से में अंधाधुंध हमला करने की बजाय खुद को शांत करना शुरू कर देता है। वो गहरी सांस लेता है, अपने अंदर के फीलिंग्स को कंट्रोल करता है और पूरी एकाग्रता के साथ दुश्मन की हर हरकत, उसकी स्पीड, उसकी ताकत और उसकी कमजोरियों को समझना शुरू कर देता है। कुछ ही सेकंड में वो अपने विरोधी की मूवमेंट पढ़ लेता है। जैसे ही राक्षस अपनी विशाल मुट्ठी से जोरदार हमला करता है, मुंह आखिरी पल में तेजी से साइड में सरक जाता है। दुश्मन का मुक्का सीधे जमीन पर लगता है और पूरी फ्लोर धमाके के साथ टूट जाती है। लेकिन यही तो उसका प्लान था। हमला मिस होते ही दुश्मन कुछ पल के लिए पूरी तरह खुल जाता है। बस इसी मौके का फायदा उठाते हुए मुंह बिजली जैसी स्पीड से आगे बढ़ता है और सीधा उसके चेहरे पर जबरदस्त मुक्के जड़ देता है। इसके बाद नरेशन कहता है, जितना ज्यादा उसने रणनीति बनाई उतना ही ज्यादा वो ताकतवर होता गया। जिस पल उसने अपनी भावनाओं पर काबू पाया, उसी पल लड़ाई का पूरा रुख बदलने लगा। लेकिन फिर भी चाहे उसने अपनी भावनाओं को कितना भी छिपाने की कोशिश की हो, उसके अंदर की खुशी आखिरकार बाहर निकल ही आई। उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान फैल जाती है। उसकी आंखों में ऐसा पागलपन था जैसे उसे इस जानलेवा लड़ाई का हर पल मजा आ रहा हो। उसके लिए ये सिर्फ एक बैटल नहीं बल्कि एक रोमांच था। और तभी सीन अचानक कट होकर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है।
नरेशन मजाकिया अंदाज में कहता है कि हमारा हीरो भी अपनी भावनाओं को दबाने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका तरीका बिल्कुल अलग था। वो मुंह फुलाकर रोने लगा। उसका चेहरा इतना फनी हो गया कि इतने टेंशन वाले माहौल में भी हंसी निकल जाए। उसे इस हालत में देखकर सामने खड़ा मास्क पहने आदमी भी कुछ सेकंड के लिए पूरी तरह शॉक हो जाता है, लेकिन अगले ही पल बूम, कांग का गुस्सा एकदम से एक्सप्लोर कर जाता है। वो गुस्से में अपनी मुट्ठी को कस लेता है। अगले ही पल सामने चेओल कांग बिना एक सेकंड गवाए बिजली जैसी रफ्तार से मुंह की तरफ झपट पड़ता है और गुस्से में चिल्लाता, तुम सच में मुझसे भिड़ना चाहते हो क्या? लेकिन मुंह को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और अपना रोने वाला चेहरा बनाए रखता है। लेकिन आखिरी पल पर मुंह अपने शरीर को पीछे कर उस पहले पंच से बच जाता है। अगर ये मुक्का सीधा लगता तो शायद लड़ाई वहीं खत्म हो जाती। मुंह उस पंच से बच तो जाता है, पर जोरदार तरीके से पीछे जाकर एक पेड़ से टकरा जाता है। पेड़ से टकराने के बाद भी मुंह घबराता नहीं। वो तुरंत अपने पैरों को जमीन पर जमाता है और पूरी ताकत से आगे की तरफ किक मारता है। ये किक से मिट्टी हवा में उड़ जाती है। कांग उस मिट्टी से बचने के लिए वह तुरंत अपना हाथ चेहरे के सामने लाकर सारी मिट्टी रोक लेता है। इसके बाद कांग ठंडी आवाज में कहता है, आंखों में मिट्टी फेंकना तुम जैसे नकली गुंडों की यही सबसे घटिया चाल होती है। मुंह को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपने रोने वाले एक्सप्रेशन बनाए रखता है और बोलता है कि अब किस बात का इंतजार कर रहे हो? ये एक्सप्रेशन देखकर अचानक कांग के शरीर से खतरनाक आभा निकलने लगती है। उसका गुस्सा अपने चरम पर पहुंच चुका था। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और ऐसा लगता है जैसे अब सामने वाले की खैर नहीं। अगले ही पल कांग गुस्से में बिजली जैसी रफ्तार से आगे बढ़ता है और मुंह के चेहरे पर एक पंच मारने जाता है, लेकिन मुंह अचानक इस आते हुए पंच को डॉज कर लेता है। कांग उसके पीछे आकर उसको पीछे से मारने की कोशिश करता है, लेकिन मुंह उस पंच को भी किसी तरह डॉज कर लेता है और अपने मन ही सोचते हुआ बोलता है कि ये मेरे जॉ को टारगेट कर रहा है। वो मन ही मन सोचता है, अगर मैंने इसके अटैक का पैटर्न सही पढ़ लिया तो इस लड़ाई को यहीं खत्म कर सकता हूँ। तभी उसके दिमाग में पुरानी दुनिया की मार्शल आर्ट्स की यादें घूमने लगती हैं। वो सोचता है कि पुरानी धरती पर भी हाथों से लड़ाई होती थी, लेकिन उस समय की फाइटिंग स्टाइल आज से बिल्कुल अलग थी। उस दौर में लोग ज्यादा डिफेंस पर ध्यान देते थे, क्योंकि उस समय जमीन उबड़ खाबड़ होती थी, कहीं पत्थर, कहीं मिट्टी और कहीं फिसलन। ऐसे माहौल में तेज और आक्रामक मूवमेंट करना खुद के लिए भी खतरनाक साबित हो सकता था। लेकिन अब समय बदल चुका था। आज की सपाट सड़कें, मजबूत फर्श और आधुनिक जूते इंसानों को बिना फिसले पूरी ताकत से आगे बढ़ने का मौका देते हैं। यही वजह है कि आज के फाइटर्स पहले से कहीं ज्यादा आक्रामक तरीके से लड़ते हैं। अब मुंह अपने मन में सोचता है, अगर मैं इसके अंदर की एग्रेसिवनेस और अटैक करने का पैटर्न पढ़ सकता हूँ और पहले से समझ जाऊं कि ये किस जगह वार करने वाले हैं, तो इसको अपनी ही चाल में फंसाना मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा। वो धीरे धीरे पीछे हटते हुए लगातार अपने कदम बदलने लगता है। ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे वो सिर्फ बचने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन असल में वो हर एक दुश्मन को अपनी तय की हुई जगह की तरफ खींच रहा था। कांग उस पर टूट पड़ता है, कई मुक्के सामने मारता है, कई मुक्के पीछे से मारता है, लेकिन मुंह बिजली जैसी स्पीड से हर अटैक को बाल बाल बचाता जाता है। उसकी हर मूव पहले से प्लान की हुई लग रही थी। वो मन ही मन मुस्कुराते हुए सोचता है, जितना ज्यादा मैं इन्हें इधर उधर दौड़ाऊंगा, उतनी ही ज्यादा संभावना होगी कि ये मेरे पहले से बिछाए हुए ट्रैप में फंस जाएं। अचानक कांग जमीन पर पड़े हुए पत्थर के उसी जाल पर पैर रख देता है। अगले ही पल उसका संतुलन पूरी तरह बिगड़ जाता है और वो फिसलकर लड़खड़ा जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि आखिर अभी हुआ क्या है, और मुंह तो इसी पल का इंतजार कर रहा था। उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आ जाती है। वह तुरंत अपनी पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ता है और मन ही मन कहता है, यही मौका है, अब सीधे इसके सबसे कमजोर हिस्से पर वार करना होगा। इतना कहकर वह अपनी पूरी ताकत से पंच घुमाता है
और उसका निशाना सीधे दुश्मन के अहम हिस्से की तरफ बढ़ता है। लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा होता है जिसकी उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि आखिरी सेकंड पर उसका का हाथ जवाब दे देगा, लेकिन वो किसी तरह से अपनी एल्बो को कान के चेहरे पर मर देता है। लेकिन वो सोचता है कि मैंने आखिरी पल में कोहनी से वार करने की कोशिश तो की, लेकिन फिर भी मेरा हाथ पूरी तरह बेकार हो गया। वो ये मौके को मिस कर जाता है। तब भी वो जोर जोर से हंसते हुए बोलता है कि अरे मैं तो अपना पंच ही मिस कर गया। जैसे ही वह ये बोलता है, सामने वाला बिना एक सेकंड गवाए अपनी रॉड घुमाकर सीधा उसके पैर पर जोरदार वार कर देता है। वह ये हमला इतना ताकतवर होता है कि मुंह दर्द से कराहते हुए घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ता है। उसके लिए सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। मास्क पहना लड़का उसके ऊपर खड़ा होकर ठंडी आवाज में कहता है, इतना हंस किस बात पर रहा था? लगता है अब तुम ज्यादा देर तक टिक नहीं पाओगे। इसके बाद कांग मुंह को ताना मारते हुए बोलता है, मुझे पूरा यकीन है कि अगर आज तुझे छोड़ दिया तो तू फिर से वही घटिया हरकतें करेगा और उन पर हंसेगा भी। इतना कहकर वो अपने डंडे को दोनों हाथों से कसकर पकड़ लेता है और ठंडी आवाज में कहता है, तो आज मैं तेरे चेहरे की ये मुस्कान हमेशा के लिए मिटा दूंगा। और वो जोर से अपना डंडा मुंह की तरफ घुमा देता है, लेकिन जमीन पर घुटनों के बल बैठा मुंह हल्की सी मुस्कान देता है और अपने मन में कहता है, मैं हार गया। फिर वो अपनी आंखें बंद करता है और सोचने लगता है, आखिर कितने साल हो गए जब मैंने आखिरी बार कोई लड़ाई हारी थी। वो धीरे से जवाब देता है, लगभग 4000 साल पहले। लेकिन अगले ही पल कांग के चेहरे पर एक जोरदार वार आके लगता है। वार इतना तेज होता है कि कांग पीछे की तरफ चला जाता है। उसके मन में ख्याल आता है, क्या इसके पास कोई बैकअप भी है? उसी समय दूर से कोई चिल्लाता है, मास्टर। अगले ही पल कांग खुद को संभालते हुए सोचता है कि अब यहाँ रुकना ठीक नहीं होगा। वह तुरंत अपनी जैकेट उठाकर पहनता है ताकि कोई उसकी पहचान न देख सके। फिर बिना एक सेकंड गवाए बिजली जैसी रफ्तार से वहाँ से भागने लगता है। मुंह को जैसे ही वो आवाज सुनाई देती है, उसकी आंखें फैल जाती हैं और वो हैरानी से कहता है, क्या ये तुम हो? ड्रैगन लिंग। अगले ही पल धूल के बीच से एक छोटा सा हरे रंग का ड्रैगन बाहर आता है। उसका पूरा शरीर घायल है, लेकिन फिर भी वो अपने मालिक के सामने खड़ा होने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उसी समय सीन पूरी तरह बदल जाता है। अब हमें एक विशाल हॉल दिखाई देता है जहां मुंह की गोद वाली बॉडी हवा में जंजीरों से जकड़ी हुई है। उसके चारों तरफ बैंगनी रंग की रहस्यमयी ऊर्जा घूम रही है जिसने पूरे स्थान को सील कर रखा है। इस पूरे सीलिंग मैजिक को दूर खड़ा लुसिफर कंट्रोल कर रहा है। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आती है और वो घमंड से कहता है, अब वो कमीना कभी भी अपने असली शरीर में वापस नहीं लौट पाएगा। वो आगे कहता है, मैंने इस जगह को पूरी तरह काट कर अलग कर दिया है। अब उसकी आत्मा भी इस सील को पार नहीं कर सकती। इसके बाद लुसिफर ड्रैगन लिंग की तरफ देखकर कहता है कि अब सिर्फ एक ही काम बचा है, धरती की सुरक्षा करने वाली बैरियर को खोलना। अगले ही पल विशालकाय ड्रैगन लिंग दिखाया जाता है। वो लुसिफर की कैद में बंधा होता है और उसके मुंह से खून भी निकल रहा होता है। जख्मी होने के कारण लुसिफर बड़े आराम से खड़ा होकर ड्रैगन लिंग से कहता है, अगर तुम मेरा साथ दोगे और मेरी बात मानोगे तो जैसे ही वह मुंह कमीना रास्ते से हट जाएगा, मैं तुम्हें पृथ्वी के भगवान की गद्दी दे दूंगा। यह सुनकर ड्रैगन लिंग कुछ बुदबुदाने लगता है, लेकिन उसकी आवाज इतनी धीमी होती है कि सामने वाला झुंझलाकर चिल्लाता है, क्या बड़बड़ा रहे हो? जोर से बोलो, मुझे एक शब्द भी सुनाई नहीं दे रहा। तभी ड्रैगन लिंग अचानक सवाल पूछता है। वह कहता है, उस बैरियर के बारे में, क्या वह सच में हर तरह के हमले को रोक देती है? लुसिफर उसके सवाल पर हल्की सी मुस्कान देता है और जवाब देता है, बिल्कुल। अब तुम कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए चुपचाप मेरे आदेश मानो और बदले में मैं तुम्हें बड़ा रिवॉर्ड दूंगा। लेकिन तभी ड्रैगन लिंग बिना किसी डर के जवाब आता है, ये सुनकर मुझे खुशी हुई। यह जवाब सुनते ही डेमन कुछ सेकंड के लिए पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है। उसके चेहरे का आत्मविश्वास अचानक गायब होने लगता है और तभी अचानक एक तेज फ्लैश होता है। लुसिफर तुरंत पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। विशाल ड्रैगन लिंग अपनी पूरी ताकत के साथ एक विनाशकारी एनर्जी अटैक चार्ज कर चुका था। उसके पूरे शरीर से सुनहरी बिजली निकल रही थी और वह अब विस्फोट करने के लिए तैयार था।
यह नजारा देखकर सामने लूसीफर की आंखें गुस्से और हैरानी से फैल जाती हैं। उसके मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकलता है, तू कमीने। अगले ही पल बूम, एक भयानक धमाके के साथ वह एनर्जी विस्फोट सीधा लूसीफर के पैलेस को उड़ा देता है और दूर से देखने पर हमें उस प्लेनेट पर जोरदार धमाका होते हुआ साफ साफ दिखाई देता है। लेकिन इस विनाशकारी हमले के बाद ड्रैगन लिंग की सारी ऊर्जा लगभग खत्म हो जाती है। वह सिर्फ छोटा सा ड्रैगन ही रह जाता है। वह तेजी से नीचे गिरते हुए खुद से कहता है, मैंने अपनी सारी ताकत इसी एक अटैक में लगा दी, अब मुझ में बिल्कुल भी ताकत नहीं बची, लेकिन मुझे अपने मास्टर के पास पहुंचना होगा। ड्रैगन लिंग पूरी रफ्तार से अर्थ की तरफ दौड़ने लगता है ताकि उन्हें इस खतरे के बारे में बता सके। लेकिन तभी अचानक पीछे से एक जोरदार धमाका होता है। धुएं के बीच से वही लूसीफर जिंदा बाहर निकल आता है। उसके शरीर पर कुछ खरोंचें जरूर थीं, लेकिन वह पहले से भी ज्यादा गुस्से में दिखाई दे रहा था। उसकी आंखों में सिर्फ बदले की आग जल रही थी। वह दहाड़ते हुए चिल्लाता है, ओए छोटे छिपकली, इतनी हिम्मत कि मुझ पर हमला करे। गुस्से से पागल होकर वह चिल्लाता है, आज तुझे और तेरे बेवकूफ मास्टर दोनों को खत्म कर दूंगा। इतना कहते ही लूसीफर बिजली जैसी स्पीड से ड्रैगन लिंग पर जानलेवा हमला करने के लिए सीधा उसकी ओर अपना एनर्जी से भरा हुआ भाला छोड़ देता है। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि ड्रैगन लिंग उस बीम से बचने के साथ ही पोर्टल के रास्ते पृथ्वी पर आ गिरता है। वह इतनी तेज गति से नीचे आ रहा होता है कि उसे खुद भी समझ नहीं आता कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। ड्रैगन लिंग सीधा नीचे खड़े कांग और मुंह की फाइट चल रही थी वहां की तरफ गिरता है। क्या कोइंसिडेंस है, और वो सीधा कांग के चेहरे से जा लगता है। ये सब कहानी ड्रैगन लिंग मुंह को बता रहा होता है और आखिरी में वो बोलता है, मास्टर यही हुआ था, मेरे पास अपनी गलती का कोई बहाना नहीं है। मुंह उसको कोई जवाब नहीं देता। वो गुस्से में चुप होकर बैठा होता है और एकदम से बोलता है कि लूसीफर वो कमीना। लेकिन अगले ही पल वो जोर जोर से हंसने लगता है। वो बोलता है कि लूसीफर ने ऐसा एक्ट किया मानो वह लड़ाई से थक चुका हो, लेकिन अब उसे देखो, वह लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। वो अपने हाथ को एग्जिटेड होके आगे बढ़ाता है और खुद से कहता है, मेरे पास अब कोई और रास्ता नहीं बचा है। मुझे इस कमजोर इंसान के शरीर में ही रहकर इतना ताकतवर बनना होगा कि मैं उससे मुकाबला कर सकूं। लेकिन तभी मुंह के हाथ बुरी तरह कांपने लगते हैं। उसकी हालत खराब हो रही है और वो समझ जाता है कि इन घायल हाथों का इस्तेमाल वो ज्यादा देर तक नहीं कर पाएगा। वो अपने छोटे साथी ड्रैगन लिंग से पूछता है, क्या तुम उसे लेकर आए? ड्रैगन लिंग पहले तो थोड़ा चौंकता है और कहता है, क्या? ओहो, मैजिक आर्टिफैक्ट्स? हाँ बिल्कुल मास्टर। और फिर ड्रैगन लिंग अपने पेट से कुछ बाहर निकालने की कोशिश करने लगता है। ड्रैगन लिंग अपने मुंह से एक चमकीला लाल रंग का ड्रैगन ब्लडस्टोन बाहर निकालता है जो हीलिंग मैजिक से भरा हुआ है। ड्रैगन लिंग कहता है कि अगर उसे पता होता कि हालत इतनी खराब है तो वो ऐसे और भी स्टोन्स लेकर आता। वो तुरंत उस ब्लडस्टोन को अपने हाथों में ले लेता है और कहता है, इतना मेरे लिए काफी है। जैसे ही मुंह उस ब्लडस्टोन की पावर को एक्टिवेट करता है, एक जबरदस्त हरी रोशनी चारों तरफ फैल जाती है। मुंह की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। मुंह अपनी मुट्ठी को भींचते हुए महसूस करता है कि यह कोई मामूली हीलिंग मैजिक नहीं है, बल्कि उसकी मांसपेशियां बहुत तेजी से रिस्पॉन्ड कर रही हैं। वो हैरान होकर सोचता है, क्या यह बॉडी एनहांसमेंट मैजिक है? इस पर हमारा छोटा ड्रैगन लिंग बड़े गर्व से सीना तानकर कहता है, जी मास्टर, मैंने इस ब्लडस्टोन में अपना खुद का खास जादू भरा है और इस पर एक्स्ट्रा मेहनत की है। मुंह बोलता है कि इंसानी शरीर होने की वजह से इसमें बहुत कम माना इस्तेमाल हुआ है और अभी भी एक बार और यूज करने जितना जादू बचा है। मुंह उसे बचे हुए स्टोन को ड्रैगन लिंग को इस्तेमाल करने के लिए बोलता है, तो ड्रैगन लिंग मना कर देता है और कहता है, नहीं, इसे बाद के लिए बचाकर रखना सही होगा, क्या पता कब काम आ जाए। और ड्रैगन लिंग उसे वापस निगल लेता है। तभी हमें अचानक एक पीले रंग की छोटी लिजार्ड दिखाई जाती है। ये लिजार्ड का नाम डुली है। ये लिजार्ड क्लास प्रेसिडेंट का पालतू है। वो मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ, आज भी मेरा डूली हमेशा की तरह बहुत क्यूट लग रहा है। क्लास प्रेसिडेंट ब्लश करते हुए कहती है, काश तुम बोल पाते तो हम हर दिन बातें करते और साथ में खेलते। इसके बाद वह डूली को उसके छोटे से घर में रखती है और कहती है,
मैं स्कूल जा रही हूँ, मेरे आने तक अच्छे से रहना। स्कूल के बाद मिलते हैं। डूली भी चुपचाप उसे जाते हुए देखता रहता है। सीन अब स्कूल में शिफ्ट हो जाता है, जहाँ वही लड़का दिखाई देता है जिसे पिछली बार मु ने बुरी तरह पीटा था। उसके चेहरे पर अभी भी कई पट्टियां लगी हुई हैं। वह पढ़ाई करने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक उसे अपने पुराने बुली वाले दिन याद आने लगते हैं। उसे एहसास होता है कि दूसरों को डराना धमकाना उसके लिए कभी सही रास्ता था ही नहीं। वह मन ही मन कहता है, हाँ, बुली बनना मेरे बस की बात नहीं थी। अब बहुत हो गया, अब मुझे सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना है। लेकिन तभी क्लासरूम का दरवाजा जोर से खुलता है। आवाज सुनते ही वह घबरा जाता है और पीछे मुड़कर देखता है। सामने वही नीले बालों वाला मुंह खड़ा होता है, जिसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान होती है। उसे देखते ही लड़के के चेहरे का रंग उड़ जाता है और वो पीछे मुड़े बिना पढ़ने लगता है। वो मुस्कुराते हुए कहता है, ओए, लड़ाई करेगा? लेकिन तभी क्लास में क्लास प्रेसिडेंट आ जाती है और वो मुझसे पूछती है कि आज तो तुम स्कूल भी आ गए। लड़की हैरानी से उसकी तरफ देखती रहती है। तभी मुंह पीछे मुड़ते हुए शांत आवाज में कहता है, हाँ, तुमने मुझे मना लिया। मुंह के चेहरे पर वही डरावनी मुस्कान आ जाती है। उसकी आंखों में खतरनाक चमक दिखाई देती है और वह मन ही मन सोचता है, अब मैं किसी ऐसे इंसान को ढूंढूंगा जो सच में मेरे लायक हो, जिसके साथ लड़ने में मजा आए। उधर लड़की उसके इस डरावने एक्सप्रेशन को देखकर पसीना पसीना हो जाती है। वह सोचती है, ये कहीं फिर से कोई अजीब हरकत तो नहीं करने वाला। फिर वह लड़की हल्की सी सांस लेते हुए कहती है, गुड लक। सीन बदलता है और स्कूल के सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स की क्लास दिखाई जाती है। कुछ स्टूडेंट्स आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी एक लड़की अपने दोस्त से पूछती है, अरे, तुमने वो खबर सुनी? ये लड़का और कोई नहीं, ये कांग है। वो हैरानी से पूछता है, कौन सी खबर? लड़की तुरंत जवाब देती है, सेकंड ईयर वाले उस बड़े केस की। फिर दोनों स्कूल के कॉरिडोर से गुजरते हुए बात करने लगते हैं। लड़की बताती है कि सेकंड ईयर में एक लड़का था जिसे कुछ बुली लगातार परेशान करते थे। तभी लड़की उत्साहित होकर कहती है, सुना है उस लड़के ने आखिरकार अपने बुली से बदला ले लिया। लड़की कहती है, हाँ, और उसने तो उस बुली का कान तक काट दिया था। वह कहती है, सच में? इसलिए पूरे स्कूल में ये अफवाह फैल रही है कि उस बुली का बुरा हाल कर दिया गया। किंग अचानक चौंक जाता है। उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है और वह मन ही मन सोचता है, तो ये लोग उसी लड़के की बात कर रहे हैं। कहीं उसने मुझसे झूठ तो नहीं बोला? उसे तुरंत एहसास होता है कि उसने गलत इंसान को अपना निशाना बना लिया था। वह शर्मिंदा होकर सोचता है, मैं तो लगभग गलत लड़के की पिटाई कर बैठा, बल्कि थोड़ी बहुत तो कर ही दी। दूसरी तरफ मुंह पूरे आराम से खड़ा रहता है। उसके चेहरे पर कोई खास भाव नहीं होते। वह बस शांत आवाज में कहता है, आज भी कोई किस्मत नहीं। यहाँ सब सिर्फ बातें करते हैं, लेकिन असली लड़ाई के लिए कोई सामने नहीं आता। लगता है आज भी कोई मजेदार मुकाबला नहीं मिलेगा। स्कूल के बाद पार्क वाले एक्सरसाइज स्टेशन पर जाकर ही ट्रेनिंग कर लेता हूँ। स्कूल खत्म होने के बाद मुंह बाहर निकलता है। तभी उसकी नजर किंग पर पड़ती है, जो एक लाल बालों वाली लड़की के साथ चल रहा होता है। तभी उसकी नजर किंग के हाथ पर जाती है। मुंह की आंखें अचानक गंभीर हो जाती हैं। वह ध्यान से उसकी बाजू को देखता है और मन ही मन कहता है, ये हाँ, इसका साइज, इसकी मसल्स की बनावट। अगले ही पल उसे कल वाला रहस्यमयी ताकतवर इंसान याद आ जाता है। मुंह के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है और वह अचानक जोर से चिल्लाता है, अरे, यही तो कल वाला बंदा है। मुंह की आवाज सुनते ही किंग चौंक जाता है। वह तुरंत पीछे मुड़कर हैरानी से पूछता है, क्या? लेकिन उसे कुछ समझ आता उससे पहले ही मुंह बिजली जैसी रफ्तार से उसकी तरफ दौड़ पड़ता है। उसके चेहरे पर जोश साफ दिखाई दे रहा होता है, जैसे उसे आखिरकार अपनी तलाश का इंसान मिल गया हो। लेकिन किंग उसे देखकर भागने लगता है। लाल बालों वाली लड़की उसे देखकर चौंक जाती है। उसे समझ ही नहीं आता कि आखिर ये दोनों इतनी तेज रफ्तार से क्यों दौड़ रहे हैं। भागते भागते किंग के दिमाग में अचानक कल की घटना याद आ जाती है। वह सोचने लगता है, ये तो वही लड़का है जो कल मिला था, लेकिन इसने मुझे पहचान कैसे लिया? मैं तो कल पूरी तरह मास्क और चश्मे से अपना चेहरा छुपाकर आया था। अब उसके माथे पर पसीना आ जाता है। वह घबराकर सोचता है, आखिर ये मेरे पीछे क्यों पड़ा है? कहीं ये पुलिस को बुलाने वाला तो नहीं? डर के मारे वह फैसला करता है,
नहीं, पहले मुझे किसी भी तरह इसका पीछा छुड़ाना होगा। इतना सोचते ही वह अचानक एक संकरी गली में मुड़ जाता है और बिल्डिंग के पीछे छिप जाता है। उसे पूरा भरोसा था कि अब मुँह उसे ढूंढ नहीं पाएगा, लेकिन दूसरी तरफ मुँह भी बिना रुके उसी गली में पहुंच जाता है। वह चारों तरफ नजर दौड़ाते हुए रुकता है और हैरानी से कहता है, वो आखिर गया कहाँ? मुँह हल्की सी नाराजगी में मन ही मन सोचता है, मैं तो पूरी तरह लड़ाई के लिए तैयार था, लेकिन वो बिना लड़े ही गायब हो गया। तभी ड्रैगन लिंग मुँह के कंधे से बाहर झांकते हुए कहता है, मास्टर, क्या आप कल वाले उसी लड़के को ढूंढ रहे हैं? वही घमंडी इंसान जिसने आपसे लड़ने की कोशिश की थी। ड्रैगन लिंग आगे कहता है, जब हमारी उससे टक्कर हुई थी तब मुझे एक इंसान की बहुत तेज गंध महसूस हुई थी। अगर मैं उसी गंध का पीछा करूं तो शायद हम उसे ढूंढ सकते हैं। इतना कहकर ड्रैगन लिंग तुरंत मुँह के कंधे से छलांग लगा देता है और जमीन पर अपनी नाक लगाकर सूंघना शुरू कर देता है। वह धीरे धीरे उस गंध के पीछे बढ़ने लगता है, जबकि मुँह चुपचाप उसके पीछे खड़ा होकर सब कुछ देखता रहता है। लेकिन तभी अचानक ड्रैगन लिंग की नाक किसी के जूते से टकरा जाती है। वह चौंक कर सिर उठाता है और घबराते हुए कहता है, क्या हुआ? जैसे ही वह ऊपर देखता है, उसके सामने एक स्कूल यूनिफॉर्म पहने चश्मा लगाए एक लड़की खड़ी होती है। ये क्लास प्रेसिडेंट है। वो बिना कुछ बोले बस शांत नजरों से ड्रैगन लिंग को घूर रही होती है। वो ड्रैगन लिंग को देखकर ब्लश कर रही होती है। और इसी के साथ आज का हमारा एपिसोड खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।